और भाई लोग सब कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं SC CGL 2023 के टियर 2 के इंग्लिश के पेपर को, जो कि हुआ था 26 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, तो एक ही पेपर हुआ था ये, तो इसको आज हम करेंगे और सारे क्वेश्चंस करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कॉम्प्रिहेंशन है ना उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम। ठीक है, डिटेल एनालिसिस करेंगे और कैसे बाइफरकेट करना है वो भी बताऊँ। मैं पहले सोचा था सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को लूँ, लेकिन सोचा कि चलो पूरा ही करवा देता हूँ। ठीक है, ग्रामर पे फोकस नहीं करना है, गट फीलिंग पे फोकस करना है और थोड़ी सी आपकी जो इंट्यूशंस है उस पे भी फोकस करना है। और इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, ओके, तो यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हिंदी बोल रहे हो ना, तो सोचते नहीं हो 50 बार कि क्या बोलना है क्या नहीं। इतनी अच्छी इंग्लिश को डेवलप कर लेते हैं कि हमें खुद से ही पता चल जाए कि हाँ भाई बोला क्या जा रहा है। पेपर आपको आपसे बात करना चाहती है, उसको समझना है अपने को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैंने आंसर जहाँ जहाँ हाइड करना चाहिए वहाँ वहाँ हाइड कर दिया है, ताकि आप भी थोड़ा अपने आप को चैलेंज करो। है जहाँ पर तो ऑप्शन जरूरत है वहाँ कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द बुक whom I wanted to buy। whom whom अभी किसके लिए यूज होता है? एक पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, कौन, एक पर्सन के लिए यूज होता है। तो थोड़ा सा जो इंट्यूशन है आपको वो लगाना है ना, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। बुक के लिए क्या होगा? विच बुक, कौन से बुक खरीदने जा रहे हो तो विच बुक। ठीक है, तो यहाँ पे भी विच लगेगा। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, दिस इज द बुक विच आई वांटेड टू बाय। ठीक है, तो नंबर 3 में का एरर था। ठीक है, चलो लेट्स सी। Everyone should respect those parents, teachers and elders। those parents, teachers and elders बोला गया है इसमें। ये those वर्ड जो है ये पापी है, ये गलत है। those नहीं होगा यहाँ, their, अपने। ठीक है, everyone should respect their parents, उनके उनके पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। their ग्रामर पे फोकस नहीं करना भाई। देखो कितने इजीली हम बाइफरकेट कर रहे हैं। और एवरीवन शुड रिस्पेक्ट, सभी को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अपने अपने पेरेंट्स, टीचर्स और एल्डर्स। ठीक है, दोज पेरेंट्स, ऐसे ये कुछ सेंटेंस का सेंस नहीं बना रहा है, तो देयर होगा। ठीक है, लेट्स मूव। दे वेर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट हर जॉब। ठीक है, दे वेर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट जॉब। देखो एरर इसमें कैसा है ना, स्पेलिंग एरर या वर्ड्स में भी एरर। ठीक है, बहुत टाइप्स के एरर है, अभी देखेंगे आगे, है ना। दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट हर जॉब, तो वो लोग शादी करके शादीशुदा खुश थे वो जॉब छोड़ने के पहले। ऐसा कुछ सेंस नहीं बना रहा। अभी इसका सेंस क्या बनेगा? देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो दे वेर हैप्पी, सिर्फ हैप्पी होगा। बिफोर शी क्विट हर जॉब, दे वेर हैप्पी बिफोर शी क्विट हर जॉब। ठीक है, ऐसा सेंस बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी ऑप्शन तो थे नहीं कि मतलब कि क्या सही था। यहाँ पर कहाँ एरर था, बोल रहा था यहाँ एरर था भाई। यहाँ पर कुछ और भी आ सकता है सेंटेंस में, है ना। लेकिन अभी मोस्ट अप्रोप्रिएट में अगर बोलूँ तो वो लोग खुश थे। ठीक है, वो लोग खुश थे जब उसके जॉब छोड़ने से पहले। दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट हर जॉब, तो ये थोड़ा सेंस नहीं बना रहा है ना। तो दे वर हैप्पीली मैरिड होगा, अगर होगा तो हैप्पीली मैरिड होगा। ठीक है, तो फिर भी गलती इसी में ही है। ठीक है, चलो ये देखते हैं। फोर्थ नंबर, द स्पीकर्स emphasis is on the present day problems that are being faced by ordinary men of India। देखो अगर आपको स्पेलिंग्स की ठीक ठाक नॉलेज भी है ना, ठीक ठाक नॉलेज, तो देखो भाई ये एम्फेसिस का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, एम्फेसिस, SIS, एम्फेसिस मतलब जो की रोल या इम्पोर्टेंट जो बोल सकते हो। ठीक है, ये जो स्पीकर के जो इम्पोर्टेंट मतलब वो डिस्कशन कर रहा है, प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस कर रहा है जो ऑर्डिनरी मैन फेस करते हैं। तो इसका स्पेलिंग एरर है सबसे पहले तो। ठीक है, चलो ये देखते हैं। ठीक है, इसमें भी देखो स्पेलिंग ही एरर है। सी वैसिलेट्स। ठीक है, सी वैसिलेट्स, VACILLATES। ठीक है, वैसिलेट्स इसका स्पेलिंग गलत है यहाँ पर।
ठीक है। VACILLATES, वैसिलेट्स। वैसिलेट्स अलॉट मतलब क्या हो जाता है भाई? वैसिलेट्स अलॉट मतलब ना, कोई भी डिसीजन तुम बनाने से पहले 50 ओपिनियंस को सुन रहे हो, या थोड़ा तुम्हारा माइंड जो है वेवर कर रहा है ना, इधर उधर खो जा रहे हो कि अरे ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ऐसे। ठीक है। वेवर कर जाना। ठीक है। वेव वेव कर जा रहा है, सपोज तुम्हारी थॉट ऐसे सीधी नहीं है, तुम्हारी थॉट ऐसे वेव कर जा रही है ना, तुम इनडिसिसिव हो जा रहे हो, है ना। वैसिलेट्स मतलब कंफ्यूज हो जा रहे हो एक टाइप का। ठीक है। कंफ्यूज। ठीक है। चलो। By this time tomorrow I dash the work assigned to me। ठीक है। By this time tomorrow I dash the work assigned to me। तो इसमें ना पास्ट पास्ट टेंस के ऑप्शन थे, और प्रेजेंट के थे और फ्यूचर के थे। तो मैं फ्यूचर वाला ये लगाना क्यों? क्योंकि तुम टुमारो की बात कर रहे हो, कल की बात कर रहे हो। अभी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर सपोज वुड हैव डन एक है, ठीक है, और एक है विल हैव डन। दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ सिर्फ। ठीक है। इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें सिखाना है। ठीक है। देखो, सबसे पहले टुमारो, कल की बात हो रही है, कल की बात हो रही है तो वुड नहीं लगेगा, विल लगेगा। हाँ, ग्रामर की थोड़ी नॉलेज तो जरूरी है, लेकिन अगर तुम्हें कम्युनिकेशन की नॉलेज है ना, तुम जब बात करते हो तो तुम जब कल की बात करते हो तो तुम्हें बताना स्पेसिफिक रहना पड़ेगा यहाँ पर, कि तुम बीते हुए कल की बात बोल रहे हो या आने वाला कल। बीता हुआ कल, आने वाला कल। ठीक है। तो ये यस्टरडे होता तो वुड लगता, और अगर कल की बात हो रही है तो विल लगेगा, विल हैव डन। ठीक है। विल हैव डन द वर्क असाइन टू मी। थोड़ा केयरफुल रहना है, बाकी हो जाएगा भाई, है ना। डैश दैट थॉट इट विल बी अ ग्रेट आइडिया समडे। ठीक है। डैश दैट थॉट, उस थॉट को पकड़ के रखने की बात हो रही है, इसीलिए देखो होल्ड, होल्ड हो रहा है ना। होल्ड टू, होल्ड टू, होल्ड टू जो है वो नहीं होगा। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब रुक जाओ। ठीक है। रुक जाओ, स्टॉप, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन कभी भी आप अगर मूवीज देखते हैं ना, इस ये तुमको बहुत कुछ सिखाती है। ये जो फ्रेजल वर्ब वगैरह है ना, ये जो ये सब तुमको मूवीज सिखाती है। ठीक है। रैन इनटू, होल्ड ऑन। ठीक है। कट इट, कट ऑफ, ये सब है ना। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब स्टॉप होता है। होल्ड अगेंस्ट ऐसा कुछ शायद वर्ड होता नहीं है, अगर होता भी तो फिट नहीं बैठ रहा। होल्ड ऑन टू, होल्ड ऑन टू मतलब इस जो पर्टिकुलर चीज को पकड़ के रखो। होल्ड ऑन टू दैट थॉट, इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया समडे। ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना, टू से कोई ये नहीं होता है, होल्ड ऑन मतलब स्टॉप होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड, अभी इसमें क्या इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना है। देखो भाई, इनडायरेक्ट स्पीच को अगर आपने डिकोड कर लिया ना एक बार, डिक्रिप्ट कर लिया ना एक बार, ठीक है, कैसे इसको फ्रेम करना है, तो आप फटाक से ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। 2 and 2 मेक 4। ठीक है। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ नहीं, देखो इसमें सिंपल तुम्हारा क्या होगा पता है क्या? ही सेड दैट लगेगा एक। ही सेड दैट 2 and 2 मेक 4। बस, हो गया भैया, मिल गए मार्क्स। इतना ही करना था। अभी देखो, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच है ना, जो कोई पर्सन बोल रहा है, ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि फलाने इंसान ने ये बोला, एग्जैक्ट, ने जो बोला वो एग्जैक्ट वही चीज को हम बोल दे रहे हैं, वो हो गया डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में बोलना है कि उसने ऐसा बोला था। ठीक है। ही सेड दैट, ये सब लगेगा थोड़ा, है ना। थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये तो इजी सेंटेंस था, थोड़ा टफर आएगा कभी तो बताऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय, ये प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर। अभी देखो इसमें भी क्या करना है, इसमें एक्टिव वॉइस। ठीक है। एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ठीक है। एक्टिव वॉइस में इसको हमें बताना है। ठीक है। तो हम देखो मेरा इंट्यूशन क्या बोलता है, द डायरेक्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड टू हर। तो इसमें क्या बोलना है कि इस जो ये जो पर्सन है ना, मेन आदमी जो है हमारा, उसको पहले लाके इसमें हमें रखना होगा, है ना।
एक्टिव वॉइस में हमेशा ऐसा होगा। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो मेन आदमी है, जो मेन बात है, उसको पीछे धकेला जाता है, ये समझ लो। ठीक है, the director presented the award to her. The director presented the award to her. थोड़ा ये जो आर्ट ऑफ समझना, मतलब जो आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको समझो। ये चीज़ मेन लैंग्वेज में समझने की ज़रूरत है। द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर। जो अवार्ड है वो दिया गया, यहाँ बोला जा रहा है। पहले अवार्ड की चीज बात बोल दी गई है ना, यहाँ पर पहले डायरेक्टर को बोला जा रहा है। पहले जो इंसान है, जो मेन आदमी है, उसके बारे में बोला है। वो डायरेक्टर थे जिसने अवार्ड दिया। ये ऐसे ऐसे ही मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस में ऐसे इंटरचेंज करते हैं। तो वो थोड़ा आपको डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं बिना ग्रामर और बिना कुछ ऐसे रूल्स फूल्स के बिना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले अगर मूवीज़ देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मूवीज़ देखोगे ना, तो आपका भैया सपोज समझ लो कि 60% काम यही हो गया। सॉन्ग सुन रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, है ना। और अगर मूवीज़ देख रहे हो तो ध्यान से सुनो कि वो लोग कैसे एक सेंटेंस को बोल रहे हैं। ठीक है, उसमें से आप फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, इडियम्स के, और बहुत हद तक भी वर्ड्स सब भी सीख जाओगे। ठीक है, तो इससे 60% आपका कम्युनिकेशन। और फिर देन व्हाट यू हैव टू डू इज, देन यू हैव टू प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस योरसेल्फ, प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, मिरर के सामने अगर प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छी बात है। कैमरा, फ्रंट कैमरा चालू करो ना। वो जो कच्चा बादाम वाला रील्स बनाने से अच्छा कि ये इंग्लिश की थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो सीख जाओगे भैया फटाफट। ठीक है, देखो ये तो पापड़ बेलना पड़ेगा थोड़ा सीखने के लिए, है ना। अनटिल एंड अनलेस अगर तुम कॉन्वेंट स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़े हो तो ये सब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अथॉरिटी रिफ्यूज टू पे एनी हीड टू द, देखो पे एनी हीड मतलब क्या, अटेंशन देना। मैं पूरा बाइफरकेट करूंगा, बताया था ना, ऐसे पूरा बाइफरकेट करके हर चीज़ बताऊंगा, डोंट वरी। द अथॉरिटी रिफ्यूज टू पे एनी हीड। पे एनी हीड मतलब उनको सुनना, अटेंशन देना टू द डैश डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स। ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब क्या होता है, ट्रिवियल मतलब होता है जो कम इम्पोर्टेंट हो, लेस इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी देखो सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है भैया, सिग्निफिकेंट मतलब होता है मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट। ठीक है, ट्रिवियल मतलब इम्पोर्टेंट। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि देखो ट्रिवियल जो लेस इम्पोर्टेंट हो उस चीज़ को लेके तुम्हें बोलना है। तो सिग्निफिकेंट मतलब मोर इम्पोर्टेंट, और ये मतलब इनसिग्निफिकेंट मतलब मोर इम्पोर्टेंट। दैट्स इट। इडियोटिक मतलब, इडियोटिक मतलब क्या, जो मतलब थोड़ा इडियट साउंड करता हो ना, चूतिया बोल सकते हो, है ना, जो चूतिया साउंड करता हो। कॉन्सिडर्ड मतलब जो धोखे धड़ी वाली बात है। मैजेस्टिक मतलब बड़ा, मैजेस्टिक मतलब बड़ा। ठीक है, तो इनसिग्निफिकेंट मतलब लेस इंपॉर्टेंट। तो ये इतने, ये सब वर्ड्स का ना थोड़ा मतलब आइडिया होना चाहिए। मैजेस्टिक के तो आइडिया होनी चाहिए यार, सिग्निफिकेंट की आइडिया होनी चाहिए। सेंटेंसेस में आते रहते हैं न्यूज़पेपर। अगर अगर आप मेरे हिंदू एडिटोरियल वाले वीडियोस देखते हो तो भाई ये सब वर्ड कुछ नहीं है, ये सबको तो हम खेल के फेंक दोगे। हर एडिटोरियल में कुछ ना कुछ वर्ड घुसे रहेंगे भैया। सिग्निफिकेंट तो हर वर्ड मतलब हर एडिटोरियल में ऑलमोस्ट रहता ही रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज ए प्लेस फॉर ग्रेन्स इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है। ये प्लेस फॉर ग्रेन्स कितने जगह पढ़ा होगा यार आपने, अगर एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पर ग्रैनरी वर्ड पढ़ा होगा। ठीक है, वो हिस्ट्री में पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, प्लेस फॉर ग्रेन, जहाँ धान वगैरह ये सब रखते हैं ना, गेहूँ वगैरह रखते थे, बैकयार्ड ऑफ द हाउस उसको ग्रैनरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। बाय whom were you taught इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। तो इसको क्या करना है, हमें एक्टिव वॉइस में लिखना है। ठीक है, बाय whom, तो देखो बाय whom were you taught इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। अभी इसको हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस में कैसे लिखेंगे, देखो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हु टॉट यू, किसने तुम्हें सिखाया।
ठीक है, हु टॉट यू, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो इसमें थोड़ा स्टेटमेंट जो रहता है ना, इसमें थोड़ा फॉर्मल तरीका से हो जाता है। हु टॉट यू, तुम्हें किसने सिखाया इंग्लिश। अब होम यू वेर यू टॉट, तुम किससे सीखे हो, ठीक है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप करनी पड़ेगी। अभी मैं इसके रूल्स वूल्स तो कुछ नहीं होता, देखो जितने एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे उस बेस में आप बोल पाओगे। और अगर सबसे बेस्ट है, अगर आप कम्युनिकेशन डेवलप करोगे तो भाई ये सब आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। आपकी जो इनर जो फीलिंग है ना, एक वो बता देगी कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें जो ऑप्शंस होता है ना, आप फटाक से क्लिक कर सकते हो उसको। ये हु टॉट यू इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पिटिशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको क्या करना, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन डायरेक्ट स्पीच। देखो जानबूझ के मैंने यहाँ ऑप्शन रखा है ना, ताकि आप देखो और जानो, ठीक है। मोस्ट डायरेक्ट स्पीच में अभी लिखना है, ठीक है। अभी देखो बाकी के नेगेटिव, मतलब जो रॉन्ग क्वेश्चन ये है स्टेटमेंट है, उसको पहले पढ़ते हैं क्या है उसका मतलब। प्रिंसिपल से मी कभी नहीं होगा, कोई भी मतलब डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कहीं भी हो। देखो सेम मी ऐसा होगा ना तो ये गलत हो जाएगा। सेज एटलीस्ट होगा तो तब सही हो सकता है। ये मैं ऑप्शन एलिमिनेशन करने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। सेम ही होगा तो फटाक से काट देना, ठीक है, होगा ही नहीं। द प्रिंसिपल सेड टू आई तो मतलब इतना वाहियात है ना, क्या ग्रामेटिकली बहुत गलत है, ठीक है। सेड टू मी होगा, सेड टू आई नहीं होगा। आई हमेशा स्टार्टिंग में लगेगा, इतना समझ लो। आई हमेशा स्टार्टिंग में लगेगा और आई के साथ एम लगता है, ठीक है। तो सेड टू आई फटाक से काट दो, ठीक है। द प्रिंसिपल सेड मी, ये थोड़ा सही लग रहा है। यू आर इन चार्ज ऑफ द एडमिशन से, देखो सेड मी नहीं होगा, सेड टू मी, ठीक है। सेड टू मी होता है हमेशा, ठीक है। सेड टू मी, मेरे को बोला, मुझको बोला, ठीक सेड टू मी होगा, ठीक है। इसीलिए ये सही होगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से आपने काटा, सेड मी नहीं होता है, सेड टू मी होता है। यू आर इन चार्ज ऑफ द एडमिशन सेल, तुम एडमिशन सेल के इंचार्ज हो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट मतलब क्या, और पेन लेना, तो बियर पेन। बाइट द बुलेट मतलब क्या, तो बियर पेन, ठीक है। डिस्पाइट द पेन, सारा डिसाइडेड टू गो अहेड एंड अहेड विद द सर्जरी, ठीक है। देखो इसमें और पेन लेना, ठीक है, और थोड़ा साहस दिखाना, इसका मतलब ये हो जाता है बाइट द बुलेट, ठीक है। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क ऑन ए सनी डे, तो चिल्ड्रन बच्चे लोग जो है एक धूप के दिन में खेल लिए पार्क में, तो क्या हो जाता भैया, कुछ बिगड़ता नहीं है, हम भी खेला करते थे, ठीक है। तो इसलिए ये चैलेंजिंग नहीं दिखा रहा थोड़ा, है ना, तो चैलेंजिंग दिखाना चाहिए ये, मतलब बाइट द बुलेट मतलब थोड़ा चैलेंज करता हूँ, ठीक है। द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट, ये भी नहीं होगा, ठीक है। जो शेफ है खाना वाना बनाते ही रहता है, वो डिलीशियस हमेशा ही बनाता है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, राइम्स डाल दिया ये तो राइम्स है, केजी वाले राइम्स। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, है ना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बकेट पानी भरने गए यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेते। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ना, उनका पेन एंड्योरेंस के बारे में दिखा रहा है, पेन सहने के बारे में, तो वो सर्जरी करवाने जा रही है। डिस्पाइट द पेन सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद द सर्जरी, सर्जरी करवाने जा रही है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है ये, ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है, ये हमें चेक करना है ना। स्टूडेंट्स ईगरली देयर अवेटेड रिजल्ट्स, एकदम मतलब ग्रामेटिकली पूरा वाहियात है ना। ईगरली अवेटेड होगा, ठीक है, ये पहले आएगा यहाँ, ईगरली अवेटेड देयर रिजल्ट्स, तो ये अदला बदली हो जाएगा, देयर इधर चला जाएगा। स्टूडेंट्स ईगरली अवेटेड देयर रिजल्ट्स, ये ऐसा हो जाएगा, ये ग्रामेटिकली सही है, ठीक है। तो तुम्हें स्टेटमेंट को थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर
अगर तुम एडिटोरियल वगैरह कुछ भी पढ़ते हो ना, एक तो रीडिंग हैबिट डेली का बना लो ये, कुछ ना कुछ तो पढ़ना है, ठीक है? एडिटोरियल पढ़ना है, या तो मेरे वीडियोज़ देख लो सबसे अच्छा है ना, प्रमोशन भी कर लेता हूँ। वीडियोज़ देख लो सबसे अच्छा, इससे सेंटेंस का आइडिया हो जाएगा। सेंटेंस का आइडिया एक बार हो गया, तो ऐसे चीज़ें में कभी गलतियाँ नहीं करोगे। ग्रामर सीखने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर से बोलूँगा, नहीं सीखा मैंने कभी ग्रामर। स्कूल में था ही नहीं, हमारे स्कूल में जो सीबीएसई बोर्ड में है ना, ग्रामर नहीं सिखाते, ठीक है? फिर भी डिसेंट इंग्लिश तो बोल ही लेता हूँ। और हाँ, एक थोड़ा शो ऑफ कर लेता हूँ कि मेरे प्री में ना हमेशा 43 से लेके 48, 50 तक भी इवन ये मेरा एवरेज मार्क्स है, हमेशा ही रहता है। गलती होती किसमें? हाँ, कभी-कभी अगर कोई वोकैब याद नहीं हुए तो, लेकिन देखो वोकैब ऐसी चीज़ है ना, तो डेली नई-नई चीज़ें आप देखते रहोगे। एवरी डे इज़ द न्यू डे, है ना? टाइप की बात है। उसमें हो गया कभी एबीसीडी वाला जो बिग बैरस वाला जो है, उसमें हो जाता है कभी-कभार गलती। नहीं तो ऐसे में गलती नहीं होती। हमेशा ऐसे 45 तो रहता ही रहता है। ये 43 लीस्ट जाता है कभी-कभार, 40 भी चला जाता है, बट एवरेज रहता है इतना ही, ठीक है? तो ये उन लोगों के लिए है नहीं जो महारत है भाई इंग्लिश में, जो 50 से 50 लाते हैं उनके लिए नहीं, मेरे वो भाई-बहन के लिए है जो जिनकी थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है, हमारे जैसे है ना। रॉबिन वॉच्ड एज़ द स्मोक डैश्ड स्टेडीली फ्रॉम द चिमनी, ठीक है? अभी स्मोक है, ठीक है? एकदम हंग, हंग मतलब लटकना, हंग मतलब लटकना, हैंग का पास्ट टेंस है हंग, ठीक है? हैंग का पास्ट टेंस है हंग, ठीक है? ये थोड़ा आइडिया आपको टेंस में करना पड़ेगा, ठीक है? राइस का होता है रोज। अभी देखो ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉबिन वॉच्ड द स्मोक, वॉच्ड लगा है मतलब पास्ट टेंस हो गया। टेंसेस का भैया नॉलेज होना पड़ेगा, अगर टेंस आप नहीं पढ़ो, पर टेंस पढ़ना पड़ेगा आपको, ग्रामर में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, एटलीस्ट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में पता होगा। और एक तो आर्टिकल, आर्टिकल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, ए एंड द, ठीक है? रॉबिन वॉच्ड एज द स्मोक राइज होगा, है ना, उठता है। हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, चिमनी से जो स्मोक है, जो धुआं है वो उठ रहा है ना, उठ रहा है, तो राइज का क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस रोज, ठीक है? रोज वो गुलाब वाला फूल नहीं, ठीक है? लेफ्ट मतलब छोड़ देना, या फिर लेफ्ट है ना, साइड जो है लेफ्ट, वेंट मतलब गया, गो का वेंट हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट होगा ये ऑप्शन, रोज, राइस का रोज हो जाता है। तो दिस इज द चैलेंज टास्क आई हैव एवर एनकाउंटेड, एनकाउंटर्ड है। तो क्या हो जाएगा? दिस इज द चैलेंज टास्क, ठीक है? इसमें ऑप्शंस क्या क्या थे मैंने बता दिए, मोर, मोर चैलेंजिंग, ठीक है? मोर चैलेंजिंग, या फिर मैं आपको दो दो तीन ही ऑप्शन दूंगा, एक मच चैलेंजिंग, और एक हो जाएगा मोस्ट चैलेंजिंग, ठीक है? ये तीन ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ, कौन सा लगेगा इसमें? मोर चैलेंजिंग, दिस इज द मोर चैलेंजिंग, ज्यादा। एक मैं बोल रहा हूँ ज्यादा, एक मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ज्यादा, या फिर ज्यादा, ठीक है? और एक मैं बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा। ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है। तो सुनने में कौन सा अच्छा लगा तीनों में से? ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है जो आज तक मैंने फेस किया है। सबसे ज़्यादा वर्ड वो जो लगा रहा हूँ तो वो अच्छा लग रहा है, सबसे मैंने सुन के कानों को एकदम तृप्ति मिल जा रही है ना, तो इसीलिए मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा चैलेंज। मोर मतलब सिर्फ ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा, ऐसा समझो, ठीक है? इसलिए मोस्ट चैलेंजिंग टास्क, ठीक है? और चैलेंज नहीं होगा, चैलेंजिंग, है ना, कंटिन्यूएशन, ठीक है? तो कंटिन्यूअस फॉर ये टेंस में है ना, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए भाई, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं पता तो फिर हमारी इंग्लिश की डैश लग जाएगी पूरे, है ना? डैश मतलब सही में डैश। टेंसेस की नॉलेज तो होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है? एरर डिटेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो एरर बोलना है। दे वांट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, दे वांट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर। देखो अभी तुमको ना, अगर तुम एक बिल्डिंग में रह रहे हो, है ना, एक, दो, तीन, चार, मैंने चार बना दिए फ्लोर, है ना? ये एक बिल्डिंग है सपोज, ठीक है? बहुत वाहियात ड्राइंग है पता है, बट चलो,
देखिए 1 2 3 4 ये 4 फ्लोर हो गए। उल्टा लिखा है मैंने तो। ये 1 2 3 4 मैं क्यों समझा रहा हूँ, समझाने के पीछे एक कारण है। नहीं तो मेरे को क्या है, जल्दी खत्म कर दो। ठीक है, अभी तुम अगर मान लो थर्ड फ्लोर में रह रहे हो, तो तुम स्पेसिफिकली बोलोगे ना, तो इसमें आर्टिकल्स का रोल प्ले होता है, देखो। ठीक है, आर्टिकल्स का रोल प्ले होता है। तुम अगर पर्टिकुलरली एक फ्लोर पे रह रहे हो ना, तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा द। अगर तुम एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बोल बोल रहे हो ना, तो तुम्हें उस इंसान के बारे में बोलना होगा, या उस जगह के बारे में बोलना होगा जिस जगह तुम घूमने गए। ठीक है, अगर तुम सपोज पहाड़ में घूमने जा रहे हो, अगर अभी तुम बोलोगे कि मैं अभी K2 में चढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, K2 में चढ़ने जा रहा हूँ, तो इसको अगर स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना पड़ेगा, मैं पहाड़ों में घूमने जा रहा हूँ, मैं पहाड़ चढ़ने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू क्लाइंब अ माउंटेन, ए माउंटेन। ठीक है, आई एम गोइंग टू क्लाइंब द K2 माउंटेन या फिर K2 रेंज। ठीक है, द, इसमें द लगेगा तो आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा, इसीलिए आई वांट टू लिव इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, द फर्स्ट फ्लोर, इसीलिए ये गलत है, यहाँ क्या लगेगा, द लगेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। She was known for her ability to communicate effectively and express herself clearly in writing and speaking. ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं आर्टिकुलेट करना, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब कम्युनिकेशन अच्छी हो एक तो, ठीक है, और अपने आप को राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में अच्छे कर, आर्टिकुलेट कर, थोड़ा सब कुछ को कलेक्ट करके बोल सको। ठीक है, कम्युनिकेशन, राइटिंग एंड स्पीकिंग, तीन चीज अच्छी होनी चाहिए, है ना। कोहेरेंस, ठीक है, इनकोहेरेंस मतलब जो थोड़ा जुड़ा नहीं हो। ठीक है, इनको कोहेरेंस मतलब तुम जॉइंटली बोल सकते हो, है ना। ममलिंग, ममलिंग मालूम है ना, एमसी स्टैन, है ना। ममलिंग मतलब ये मरमर करना, यही होता है ममलिंग, ममलिंग रैप, ममलिंग। ठीक है, रैमलिंग, रैमलिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत ही लंबा और कंफ्यूज्ड। रैमलिंग लंबा लंबा भाषण कोई देते रहता है ना, तब बोलते हैं कि वेरी लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग। ठीक है, वेरी लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग, या फिर बोल सकते हो और एक इसका मीनिंग होता है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में फैला हुआ रहता है, उसको भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसमें आर्टिकुलेशन हो जाएगा, मतलब आर्टिकुलेशन मतलब जो सब चीज़ को संग कलेक्ट करके, ठीक है, कम्युनिकेशन को भी, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों को, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। He said, I bought this book for my brother. इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना है। ठीक है, He said, I bought this book for my brother. इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कैसे बोला जाएगा, अ, he said that he had bought the book for his brother. He said that he said that he had bought, अभी had लग जाएगा इसमें। ठीक है, he had bought this book for his brother, थोड़ा पास्ट टेंस यूज करना पड़ेगा, है ना। he said I bought this book for my brother। ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ये जो ये डायरेक्ट स्पीच में है ना, ये डायरेक्ट में डायरेक्ट बोला जा रहा है। ठीक है, वो एग्जैक्टली जो बोला था वही कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर पास्ट टेंस लगेगा सबसे पहले तो, और सेकेंडली क्या है कि तुम बता रहे हो अभी, उसने कैसे बोला है। he said that he, वो बोला था कि उसने ऐसा 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 बोला। He said that he had bought this book for his brother। ये भी, ये क्या है, पैसिव में लिखना है, ये एक्टिव वैसे एक्सेस डिनाइड, है ना। गेम्स वगैरह बहुत कुछ चीज़ें में पासवर्ड तुम गलत एंटर करोगे तो एक्सेस डिनाइड आएगा। पैसिव में क्या कैसे होगा, लेट, लेट लगेगा, लेट द एक्सेस बी डिनाइड, एक्सेस बी डिनाइड, लेट द एक्सेस बी डिनाइड। डायरेक्ट जो एक ये रहेगा ना, स्टेटमेंट रहेगा, उसको लेट लगा के हम कंप्लीट करेंगे।
ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल देके बता दिया मैंने। चलो 22, वी हैज सीन द मूवी बिफोर। वी हैज, वी के साथ देखो, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ कभी भी हैज नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। ये तीनों के साथ ना भैया हमेशा हैव लगेगा, हैव। और ही के साथ, सी के साथ क्या लगेगा, हैज। ये याद रख लो, गांठ बांध लो दिमाग में एकदम कि वी हैव। तो यही ग्रामेटिकली एरर है इसमें। ठीक है, चलो। Ashoka was not only a great warrior but also a very wiser ruler। ठीक है, यहाँ करेक्शन करना है हमें। वाइजर रूलर, वाइजर मतलब चतुर। ठीक है, वाइजर मतलब उससे भी चतुर, ऐसा बोलते हैं ना। अभी मान लो एक ए है एक बी है, ए इज वाइजर देन बी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ए इज वाइजर देन बी, किसी के कंपैरिजन में अगर बोल रहे हैं तो वाइजर लगाएंगे, लेकिन यहाँ किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है भैया। ऑल्सो ए वेरी वाइस रूलर, बहुत ही चतुर राजा थे वो। ना कि एक बस ग्रेट वॉरियर थे, महान एक वॉरियर थे, बट वो एक चतुर राजा भी थे, है ना, ऐसा बोला जा रहा है। तो थोड़ा समझना है, थोड़ा गट फीलिंग को मतलब बढ़ावा देना है। थ्रो ए राउंडर स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द, सेम ऐसे ही देखो, वाइजर का जैसे आया ना, ये भी ऐसे। ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। नहीं, चलो एक अच्छा एग्जांपल देने के लिए ना अच्छे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक सर्कल। अब बताओ कि कौन सा सर्कल ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, मतलब शेप में कौन सा सर्कल प्रिसाइजली सर्कल है। तो आप इसको सर्कल बोलोगे, मतलब बीच में थोड़े आड़े टेढ़े में लाइन बना दी, लेकिन ये देखो कितना परफेक्ट सर्कल बना है। तो ये जो है ये ज़्यादा राउंडर है, ये ज़्यादा राउंडर है। ठीक है, ये ज़्यादा राउंडर है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस सर्कल की बात करूँ, ठीक है, एक सर्कल की बात करूँ, सिर्फ एक सर्कल की बात करूँ, ये सर्कल की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, ये राउंडर है बोलूँगा, ये राउंड है, ये सिर्फ राउंड है। जब कंपैरिजन करते हैं ना तो ई आर लगा रहे हैं। ठीक है, दो सर्कल के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो ई आर लगा रहे हैं। लेकिन अगर एक ही सर्कल की बात हो रही है, थ्रो अ राउंडर स्टोन बोल रहा है, थ्रो अ राउंड स्टोन, एक राउंड स्टोन, एक गोल स्टोन फेंको ताकि रिपल्स बनेगा। अभी रिपल्स क्या है, पानी में अगर तुम फेंकते हो ना तो देखना ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बनता है, तो इसको रिपल्स बोलते हैं पानी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। 25 नंबर क्वेश्चन, सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट। ठीक है, सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट। देखो मोस्ट यूनिवर्सल यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमें एरर ढूंढना है ना, करेक्शन करना है। तो करेक्शन करना है, सबसे पहले देखते हैं कि एन यूनिवर्सल, यू। देखो अगर तुमने ए एन द इस पे महारत हासिल कर ली ना, बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि इंग्लिश सीखने की ये बेसिक टर्म है ना, बेसिक चीज़ है जो कि टेंस के बाद मुझे लगता है कि सीखनी चाहिए। देखो यूनिवर्सल और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला और यूनिवर्सल, इसमें ए लगेगा, इसमें एन लगेगा। है क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल जब हम बोलते हैं ना तो यू स्पेलिंग आता है वाई यू, यू, यू स्पेलिंग आता है। ठीक है, यूनिवर्सल, यू ये स्पेलिंग आ जाता है पहले, वाई यू यू का। और यहाँ अम बोल रहे हैं ना, अम, ए का स्पेलिंग आता है अम्ब्रेला, अम। ये चीज़ देखना है, अगर जिस तुम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो ना, वो प्रोनाउंसिएशन किस चीज़ से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये सबका प्रोनाउंसिएशन भी होता है, तुम गूगल में सर्च करो प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, यूनिवर्सल, तो ये वाई से शुरू होगा देखना। अम्ब्रेला का प्रोनाउंसिएशन अगर तुम सर्च करोगे तो ए से शुरू होगा। ठीक है, तो यही बात है, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है। अगर प्रोनाउंसिएशन अगर ए से या फिर कोई वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे हम एन लगाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये ए यूनिवर्सल हो जाएगा, अ यूनिवर्सल। द मोस्ट नहीं, द मोस्ट नहीं होगा, अ यूनिवर्सल।
ठीक है, कैजुअली लेना है सिनेमा को। चलो आगे देखते हैं। ही इज टॉलर एंड मोस्ट हैंडसम देन हिज फ्रेंड। देखो अभी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कंपेयर तो मैंने क्या बोला था, अगर किसी दो चीज में कंपेयर कर रहे हैं तो आर ई लगेगा, ठीक है। तो मोर, मोर हैंडसम। मोस्ट मतलब अगर बहुत लोग हैं, सपोज 10 लोग हैं यहाँ पर, तो और ये मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स है जो मोस्ट हैंडसम है, सबसे ज़्यादा हैंडसम है, ऐसा बोल रहे हैं, सबसे अलग कर रहे हैं, तो एस टी लगेगा, ठीक है, मोस्ट। लेकिन यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, अपने दोस्त, अब तो मोर हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। वो डॉलर है और मोर हैंडसम है, थोड़ा ज़्यादा हैंडसम है उसके दोस्त से, ठीक है। द गर्ल वॉज डैश एज शी वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन। सबसे पहले देखो ये वर्ड मैं बताता हूँ, ड्रेंच मतलब भीग जाना, सोक्ड। तो एक के सोक्ड, सोक्ड इन द रेन मतलब भीग गई है बारिश में, है ना। और भी इसके सिनोनिम्स है, डैम्प्ड वगैरह, है ना। तो गर्ल वाज डैश एज सी ड्रेंच्ड इन द रेन। सबसे पहले देखो बोल्ट, बोल्ट मतलब क्या, नट बोल्ट वाला बोल्ट, ठीक है। नट बोल्ट वाला ऐसा होता है ना, एक डायमंड शेप का ऐसे करके रहता है ना यार, ये नट बोल्ट है। तो ये वो हो गया, तो ये तो नहीं होगा। गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, सोना तो नहीं होगा। टाइट मतलब कस, कस के जो ये करते कुछ भी, तो वो हो गया टाइट। कोल्ड, अगर तो भीगी है तो उसको क्या होगा, कोल्ड होगा, सर्दी होगी, है ना। द गर्ल वाज कोल्ड, ठंडी हो गई, है ना, एज शी वाज ड्रेंच इन द रेन। यू यूज एंड डैश टू स्टीयर अ बोट। अभी देखो ये जो है ना, इसके लिए आपको थोड़ा जानकारी रखना पड़ेगा। आर, आर नहीं होगा, क्यों, यू के बाद अगर आर लगता तो लग जाता, यू आर, यू आर द बेस्ट ऐसा होता तो लग जाता, लेकिन बीच में कहीं घुसेड़ोगे तो नहीं लगेगा, आर तो नहीं होगा। और मतलब क्या, और मतलब ए और बी, ये नहीं तो ये या फिर ये, ऐसे होता है। दो लोगों के कंपैरिजन, यहाँ पर तो दो लोगों की कंपैरिजन हो नहीं रही। अभी बोट को स्टीयर करना है, बोट को स्टीयर करने का मतलब क्या, बोट है, ठीक है, बोट बन जाए यार, एक बोट है, ठीक है। बहुत ही अच्छी ड्राइंग है मेरी, मानता हूँ। बोट को स्टीयर करना मतलब उसकी डायरेक्शन तय करना, ठीक है। यहाँ पर एक हैंडल रहता है ना, यहाँ पर ऐसे, इसको स्टीयर करने की बात हो रही है, जैसे डायरेक्शन देना। तो ओर, ओ ए आर, ओर मतलब जो मिनरल्स की ओर हो गए, ठीक है, आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर, एल्यूमिनियम ओर, वो सब की बात हो गई, तो वो तो नहीं होगा। तो एलिमिनेशन कर रही हैं हमें, ठीक है, ये बच गया, ये ओर हम लगा देंगे। ओर टू स्टील, ओर मतलब ये चप्पू, चप्पू बोलते हैं, और मतलब ये चप्पू ऐसा होता है ना, चप्पू। चलो नेक्स्ट, 29. Despite their differences, the two politicians decided to dash and work together for greater good, ठीक है। डैश, देखो बरी द हैचेट मतलब क्या, बरी द हैचेट मतलब हो गया कि सारी जो बातें हैं वो सबको पीछे छोड़ देना, है ना। एंड क्वारल बोल सकते हो, मतलब झगड़ा को खत्म करना, बिकम फ्रेंडली, ठीक है, बिकम फ्रेंडली एंड अ डिस्प्यूट, झगड़ा को खत्म करना, ठीक है। तो यही हो जाएगा कि दो जो पॉलिटिशियन है वो लोग झगड़ा खत्म करेंगे और पास आएंगे, ठीक है। बाकी सब भी बता दे रहा हूँ, डोंट वरी। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब जो रात भर जग जग के पढ़ाई करना या फिर रात को जग के मेहनत करना, उसको बोलते हैं बर्न, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या हो जाएगा, बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब किसी रॉन्ग चीज को करना। बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब किसी ऐसे काम को करना जो मतलब तुम्हारे काम का ना हो। मान लो कि तुम्हारा अभी एसएससी के लिए तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। 4 सब्जेक्ट है भैया, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है और जीके है, ठीक है। तुम पढ़े जा रहे हो लैटिन सीखने के लिए, तुम पढ़े जा रहे हो जापानीज सीखने के लिए, जापानीज पढ़े जा रहे हो, डेली जापानीज पढ़े जा रहे हो, ठीक है। या फिर तुम पढ़े जा रहे हो कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि हमारे इसमें आता ही नहीं है ना। तुम पढ़े जा रहे हो अकाउंट्स, तुम पढ़े जा रहे हो बिजनेस स्टडीज, तो ये तो अपने इसमें आएगा नहीं। यही है, तुम बार कब तक, तुम एकदम महारत हासिल कर लिया तुमने,
तुम बार कब तक रॉन्ग ट्री कर रहे हो ना। टू बी रॉन्ग अबाउट अ रीजन और मेथड फॉर डूइंग समथिंग बोल सकते हो। टू बी रॉन्ग अबाउट अ मेथड फॉर डूइंग समथिंग। ठीक है, हमने ये वाहियात हैंडराइटिंग में लिख लिया ये, है ना। और लास्ट में अभी क्या बचा, ब्लो ऑफ स्ट्रीम। ब्लो ऑफ स्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा, ब्लो ऑफ स्ट्रीम मतलब होगा कि देखो, गेट रीड ऑफ समथिंग। ठीक है, गेट रीड ऑफ समथिंग, है ना, कोई भी चीज को मतलब छोड़ देना। गेट रीड ऑफ समथिंग, गेट रीड ऑफ समथिंग, किसी चीज चीज से दूर जाना, है ना, किसी चीज को छोड़ देना, है ना, नेगेटिव चीजों को छोड़ देना। जैसे तो जैसे बोल सकते हैं कि मेरा दिमाग बहुत खराब है तो मैं एक वॉक पे निकल गया। आई आई जस्ट नीडेड टू वॉक टू ब्लो ऑफ द स्ट्रीम। मैं जो चलने चला गया ताकि मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो जाए ना, दिमाग का जो गुस्सा है वो निकाल दूं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी अपना मेन पार्ट जो है वो चालू हो जाता है, कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन का मेन पार्ट चालू होता है कि इसको करते हैं, ये अपना काम का चीज। ठीक है, इन द पैसेज some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each. ठीक है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। द ऑनगोइंग फाइट फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी कंटिन्यूज टू बी अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल। सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट, ग्लोबल। ग्लोबल क्या, ग्लोबल क्या, अब देखो ऑनगोइंग फाइट, एक फाइट चल रही है फॉर सोशल जस्टिस, है ना, और इक्वलिटी के बारे में लिए चल रही है। टू बी अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल डैश दे दिया गया है। अभी देखो सिग्निफिकेंट ग्लोबल ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब तो जानते हो, ड्रिफ्ट मतलब चेंज होना। ड्रिफ्ट मतलब चेंज या फ्लक्चुएट, स्विच। ठीक है, स्विच। डाइवर्जेंस मतलब भी ऐसे, ये सपोज ये होता है डाइवर्जेंस, अलग दूरी क्रिएट होना, है ना। डिस्पर्सन मतलब भी ऐसे बिखर जाना। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, एक फोकस। ठीक है, एक फोकस क्रिएट हो रहा है, सिग्निफिकेंट ग्लोबल फोकस। ग्लोबल में, ग्लोबल लेवल में, पूरा ग्लोबल लेवल में एक फोकस क्रिएट होना। ठीक है, ये जो इतने सारे जो मतलब एक फाइट चल रही है, ये ग्लोबल लेवल में एक ध्यान केंद्रित करने वाला चीज बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज फोकस। मूवमेंट्स एडवोकेटिंग फॉर रेशियल जेंडर एंड एलजीबीटीक्यू, है ना, एलजीबीटीक्यू, लेस्बियन, गे, ये सब का वो जो है ना, ट्रांसजेंडर, ये सब का कम्युनिटी, equality as well as addressing systematic discrimination and injustice have dash momentum in recent years। ये तो नेक्स्ट ईयर में देखेंगे ना इसमें, हाँ, have dash momentum in recent years। ये लोग जो क्या मोमेंटम ले लिए हैं, ठीक है, सेंटेंस का मतलब समझो। मोमेंट्स एडवोकेटिंग, मोमेंट्स एडवोकेटिंग मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं फॉर रेशियल जेंडर एंड एलजीबीटीक्यू इक्वलिटी। ठीक है, तो ये सब जो कम्युनिटी हैं, जो रेशियल मतलब क्या, रेशियल मतलब हो गया रेस, ये काला गोरा, है ना, मोटा, ये सब का जेंडर मतलब मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ये सब के बारे में। और एलजीबीटी को जो लेस्बियन गे हैं, ये सब उनको इक्वलिटी एक देने के लिए। एड्रेसिंग सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन इन एंड इनजस्टिस हैव डैश मोमेंटम। तो ये क्या लिए, मोमेंटम क्या करते हैं, गेन करते हैं, गेन या लूज करते हैं। मोमेंटम अगर लगेगा तो कभी कभी भी तो ये गेन होगा या तो लूज होगा। In recent years, people are increasingly recognizing the importance of dismantling structures that dash। अच्छा नेक्स्ट में देखते हैं ना, भूल जाता हूँ यार। Momentum in recent, people are increasingly recognize the importance of dismantling। dismantling मतलब तहस नहस करना। ठीक है, structures that dash inequality and fostering inclusivity in all aspects of society। ठीक है, देखो अभी सीज मतलब क्या, सीज मतलब बंदिश करना। ठीक है, सीज मतलब रोक लगा देना। ठीक है, टर्मिनेट मतलब, टर्मिनेट मतलब होता है कि किसी चीज को मतलब एक ही बार में खारिज कर देना। ठीक है,
टर्मिनेट मतलब किसी चीज़ को खारिज कर देना। रिफ्रैक्ट करना मतलब क्या? रिफ्रैक्ट करना मतलब हो जाता है कि जैसे रिफ्रैक्शन अगर तुमने पढ़ा हो, है ना? रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन मतलब क्या? उसी सेम चीज़ को ये कर दिया गया। लेकिन रिफ्रैक्ट उस चीज़ को वो बोला जाता है जो चेंज डायरेक्शन, टू चेंज डायरेक्शन बट एक अलग तरीके से, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्शन मतलब क्या? जिस जो चीज़ आ रहा है वो जा रहा है। रिफ्रैक्शन मतलब थोड़ा तितर-बितर हो गया कहीं भी, है ना? कहीं कम जा रहा है, कहीं ज़्यादा जा रहा है, ठीक है? जो मीडियम है वहाँ से दूर जा रहा है। तो परपेचुएट मतलब क्या हो जाता है? परपेचुएट मतलब जो दिखा रहा है, परपेचुएट जो दिखा रहा है, जो डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है? डिपिक्ट डिपिक्ट कर रहा है, जो पोर्ट्रे कर रहा है ना? वहाँ परपेचुएट इनइक्वालिटी एंड फॉस्टरिंग इनकल्सिविटी इन ऑल एस्पेक्ट calls for justice, representation, and equal opportunities have sparked conversation and initiatives, ठीक है, aimed at creating a more equitable world. It is crucial to sorry next में आएगा है ना. It is crucial to dash in meaningful dialogue है ना. Dash in meaningful dialogue. It is crucial to dash in meaningful dialogue. ठीक है, सबसे पहले तो कोइंसाइड कोइंसाइड मतलब किसी चीज़ का मतलब सेम सेम विचार मिल जाना, ठीक है, वो नहीं होगा। इवॉल्व मतलब इवॉल्व, जो किसी चीज़ से मतलब इवॉल्व होना, है ना? छोटा था फिर बड़ा हो गया, है ना? छोटा था बड़ा हो गया, तो यहाँ पर वो बैठे नहीं रहे। इट इज क्रूशियल टू डैश इन मीनिंगफुल डायलॉग। एंगेज होना मतलब इट इज क्रूशियल टू, इट इज इम्पोर्टेंट टू एंगेज, एंगेज मतलब घुसना, मीनिंगफुल डायलॉग में मतलब बात करना, ठीक है, मीनिंगफुल चीजें बोलना, चैलेंज बायसेस एंड एक्टिवली प्रमोट डाइवर्सिटी, और एक्टिवली प्रमोट क्या करना चाहिए? डाइवर्सिटी, टू बिल्ड सोसाइटी वेयर एवरीवन हैज, मतलब जहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल राइट्स मिल रही हो, वहाँ पर मैंने हमें ये करना चाहिए। मैनिफेस्ट का मतलब क्या हो जाता है? देखो, मैनिफेस्ट मतलब कोई रेजोल्यूशन तुम बना रहे हो, जिस चीज़ को तुम सोच रहे हो। अभी मैं सोचूंगा कि डेली मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं, और डेली मैं सुबह उठ रहा हूँ और कम से कम 10 बार ये बोल रहा हूँ कि मेरे को 8 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे पढ़ने हैं, और उसके चलते कहीं ना कहीं मैं 8 घंटे पढ़ ले रहा हूँ। तो ये मेरा मैनिफेस्टेशन पावर हो जाएगा ना। चलो भैया, नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन आ गया है ना, जिस पार्ट को हमें अच्छे से निभाना है। तो चलो भैया करते हैं। स्टील इज टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। स्टील जो है बहुत ही टफ है, और ये इजीली, मतलब टफ टफ मतलब क्या? स्ट्रांग और ड्यूरेबल, मजबूत। शेप्ड मतलब फॉर्म्ड इनटू स्पेसिफिक शेप, कोई भी आकार दिया जा सकता है इसको, है ना? स्टील बहुत मजबूत होता है, और इसे आसानी से किसी भी आकार में मतलब चेंज किया जा सकता है ना? ये बोलने का मतलब है। Special alloys of steel can be made by adding small amounts of other metals such as aluminum, nickel and copper. तो alloy क्या होता है? alloy होता है mixture of two metals, मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी होता है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ मेटल्स समझ लो अभी के लिए, मेटल्स का मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्सचर कर देंगे तो धातु मिश्रण भी बोलते हैं इसको, है ना? तो स्टील के जो स्पेशल अलॉयज बनाए जा सकते हैं, जब इसमें एल्यूमिनियम, निकेल या फिर कॉपर जैसे मेटल्स को थोड़ी मात्रा में मतलब मिला दिया जाए, ठीक है, इसके साथ आयरन वायरन के साथ, है ना? नेक्स्ट देखते हैं। अलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। तो अलॉयज जो है ना, ये जो मिला मिला दिया जाता है स्टील के साथ, तो ये इसको क्या देता है? एक तो हार्डनेस देता है, हार्डनेस मतलब टफनेस देता है, ठीक है, मतलब एक बीइंग हार्ड, कठोरता, ठीक है। टफनेस मतलब स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, और रस्ट फ्री होने का ये देता है, रेजिस्ट रस्ट, तो जंग लग जाता है ना उसको भी, मतलब जंग लगने से बचाता है। स्टील इज ऑफ्टन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ठीक है। स्टील को क्या बोला जाता है?
बैकबोन भी बोल दिया जाता है। बैकबोन मतलब मेन सपोर्ट या मूल आधार बोल सकते हो। तो अक्सर बोल दिया जाता है ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज ईदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। ठीक है, तो लगभग सारे जो ये हैं क्या बोलते हैं, सारे जो जितने भी टूल्स हैं ना, वो बने हुए हैं किससे? आयरन या स्टील से बने हैं। उसी के मतलब अलॉयज वगैरह ये सब से ही बने हुए हैं ना, चाहे वो टूल्स हो मशीनरी हो, है ना, सारे ये यही दोनों मेटल से बने हैं। ठीक है, शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। जो शिप्स वगैरह हो गए ना, जितने व्हीकल इंडस्ट्री है, वो किसको इस्तेमाल करती है? वो तो स्टील की ही इस्तेमाल करती है ना। अधिकांश मतलब स्टील का ही इस्तेमाल होता है। इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल्स यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील। जो सेफ्टी पिन जो यूज करते हो या फिर तुम जो नीडल जो सुई यूज करते हो, वो भी किससे बना हुआ है? वो भी स्टील से ही बनाया हुआ है। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी। जो ऑयल वेल्स होते हैं, जो कुएं की मतलब ये, सॉरी, तेल वाले कुएं, है ना, जो हबीबी वाले, ठीक है, दुबई-वुबई में जो सऊदी-वऊदी में जो निकलते हैं ना तेल के कुएँ, तो वो उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो ये रहता है, ड्रिल करने का जो मशीन रहता है, वो भी स्टील से ही बना रहता है। स्टील पाइपलाइन्स ट्रांसपोर्ट ऑयल, है ना, पाइपलाइन्स जो बनता है, वो जो पाइप्स लंबे-लंबे, है ना, ऑयल पाइपलाइन्स आपने देखा होगा, कोई मतलब कंट्री में ऐसे बिछे रहते हैं कंट्री साइड में, तो बड़े-बड़े पाइपलाइन्स रहेंगे, ऐसे तो रहता है उसमें, है ना, कनेक्टेड रहेंगे एक-दूसरे से, तो उसमें ऑयल ट्रांसफर होता है। ठीक है, मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट्स। ठीक है, मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट्स। मिनरल्स भी जो है वो भी इससे ही बनता है। ठीक है, मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट। जो मिनरल्स का जो माइंड किया जाता है, ठीक है, वो किस स्टील इक्विपमेंट से ही होता है। तो जितने भी मतलब मशीनरी, जितने भी ये हो गए टूल्स हो गए, वो सारे स्टील से ही बनाए जाते हैं ना। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील। जितने फार्म में मशीन्स है, वैसे तो लोहा भी इस्तेमाल होता है ना। लोहा का आपने देखा होगा, वो चक्की वक्की कुछ कुछ, वो सारे लोहा या स्टील का ही यूज होते हैं। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क। जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उसके स्टील के फ्रेमवर्क होते हैं। आयरन के भी बीम्स होते हैं ना। तो स्टील और आयरन मतलब मेन ये है, लेकिन ये जो पैसेज है ये स्टील को थोड़ा ज्यादा दिखा है, क्योंकि स्टील जो है ना जो आयरन का ही मतलब एक बोल सकते हैं एडवांस वर्जन। तो स्ट्रक्चर बताना है पैसेज का, कैसा स्ट्रक्चर है देखो, कैसा है स्ट्रक्चर। कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का ये है क्या, स्टील के बारे में यहाँ बताया गया, उसकी यूजेस बताई गई है, उसका जो इम्पोर्टेंस बताया गया है ना, कैसे वो हैंडी आता है हमारे डे टू डे लाइफ में। कॉज और इफेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? कॉज और इफेक्ट मतलब मान लो जैसे कोई बीमारी, जैसे कोविड-19 अगर वो होता, तो उसका क्या कॉज़ था? कहाँ से फैला? और उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है अभी कॉमन पीपल पे, ठीक है? ऐसे ही। लेकिन ये स्टील है, तो ये हमारी हेल्पफुल मतलब ये के बारे में बता रहा है। इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना? सीक्वेंशियल होता अगर मान लो कि तुमको एक पैसेज दिया गया रहता और उसका सीक्वेंस में उससे रिलेटेड करके एक और पैसेज दिया गया रहता। सीक्वेंस में मतलब एक का कंटिन्यूएशन, ठीक है? ऐसा। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब अगर मान लो कि जैसे एक कुछ और को लेके, एक मिनरल को मतलब लेके उसमें फिर बाइफरकेट किया गया था, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है ना? एक ही चीज़ के 5-6 मतलब जब टाइप्स बताए जाते हैं तो क्लासिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन ये कैसा है, ये सिर्फ़ स्टील के बारे में बता रहा है। ये डिस्क्रिप्टिव है, मतलब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि स्टील ऐसा है, स्टील वैसा है, स्टील को पाइपलाइन्स में यूज़ किया जाता है, स्टील को व्हीकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोज़ ये सब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ना, सेफ्टी पिन वगैरह। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, तो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन दे रहा है उसके बारे में, ठीक है? ये एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? थोड़ा रीडिंग हैबिट अगर आप बना लोगे, तो वो आराम से आ जाएगा भाई। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग तो आराम से इसको अंडरस्टैंड करते हुए हम आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है? वही स्टील वाला क्वेश्चन हाँ, व्हाई स्टील ऑफ्टन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री? ठीक है, क्यों स्टील को मतलब जो बैकबोन क्यों बोला जा रहा है?
क्यों भैया बोला जा रहा है स्टील को बैकबोन? तो ये बैकबोन इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि देखो हर चीज में ये यूज हो रहा है। ठीक है, हर चीज में यूज हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा बॉडी का जो बैकबोन है, ठीक है, ये बैकबोन है, ये स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो है ये तुमको हर चीज में मतलब उठते बैठते तुमको ये नहीं मतलब सोचने वोचने ये सब एक्टिविटीज छोड़ दो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बोल लो, ये जो बैकबोन है, जो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये तुम्हें हर एक्टिविटी, इधर तुम बैंड हो रहे हो, इधर तुम उठ रहे हो, तुम बैठ रहे हो, तुम लेट रहे हो। अगर इमेजिन करो किसी का स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गया, तो कैसे वो अपाहिज जैसा जिंदगी जीते हैं, है ना? तो स्पाइनल कॉर्ड में किसी का अगर इंजरी हो जाता है तो उसके बिना तुम बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? रनिंग वनिंग नहीं कर सकते, अपना पोस्चर नहीं ठीक रख सकते। तो ये बैकबोन क्यों है? हर चीज का मतलब तुम्हें सपोर्ट है, सपोर्ट कर रहा है, हर चीज में सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए इसको बैकबोन बोलते हैं। हर चीज में जो चीज काम आ रहा है, जैसे स्टील यहाँ पर, तो उसको हम बैकबोन बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पर कितने स्टेटमेंट है देखो। सबसे पहले हम रॉन्ग स्टेटमेंट सब देखते हैं। स्टील इज टफ, स्टील टफ है इसीलिए वो बैकबोन है, नहीं, जरूरी नहीं है। टफ तो आयरन भी है ना? इट इज इजी टू मेक स्टील टॉयज, स्टील टॉयज बनाना इजी है, ठीक है। अगर स्टील टॉयज बनाना इजी है तो क्या, अभी वो मतलब उसका वेरिएशन नहीं मिल रहा है हमें, है ना? स्टील कैन बी एडेड विद एनी मटेरियल, ये बात सही तो है, लेकिन ये बैकबोन है ये प्रूव नहीं करता। स्टील इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी टूल एंड मशीनरी, सारे टूल्स और मशीनरी में यूज किया जा रहा है। सारी चीज को वो अपने अंदर संभाल ले पा रहा है ना? सबको सपोर्ट कर पा रहा है, सबका जो रक्षक बन पा रहा है ना? तो इसीलिए वो बैकबोन है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज। अभी टो पैसेज का ना, पैसेज आपसे बात कर रहा है, ठीक है। अभी ये पैसेज आपने पढ़ लिया, पैसेज आप पढ़ लिए, ठीक है। अभी ये जो पैसेज है ना वो बात कर रहा है, ये हो सकता है किसी का ओपिनियन हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। अगर मान लो ये जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बोलता है, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के जो बोल सकते हो कॉजेस, या फिर इसे क्यों नहीं, मतलब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये इसके ऊपर बात करना, है ना? इसको हम मतलब कैसे हटा सकते हैं, तो हम इसमें से क्रिटिकल क्लिक कर सकते थे, ठीक है। अगर ऐसा होता था, टॉपिक्स के साथ चीजें बदल जाती है। तो ये जो है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि देखो भाई स्टील कितने चीजों में यूटिलाइज होता है, तो इसीलिए ये इंफॉर्मेटिव है। डिस्क्रिप्टिव एक हमने पढ़ा था, पहला क्वेश्चन देखा था। अभी इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिस्क्रिप्शन दे रहा है। जजमेंटल, जजमेंटल कैसे हो जाता है? अगर जजमेंटल की बात है, तो हम जज कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है। अगर हम स्टील को जज करते हैं कि नहीं ये कैसा है, आज हम इसको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, पैसेज में उसका एक्सपेरिमेंट के कुछ लॉज बताए रहते हैं कि ये ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ फेल हो गया, अगर ऐसा कुछ रहता तो हम जज कर रहे हैं उसको, ठीक है, जज कर रहे हैं। कोई बुक को जज कर रहे हैं, किसी चीज को जज कर रहे हैं, तो ये जज हो गया, जज कर रहे हैं उसको, कंपेयर कर रहे हैं। आयरनिकल, आयरनिकल मतलब आयरन मारना, है ना? आयरनिकल मतलब क्या हो जाता है? अगर मान लो कोई चीज ऐसा जैसे मैं मान लो कि ये स्टील है, ठीक है, मैं एक ऐसा चीज ले लेता हूँ, सपोज मैं पेपर ले लेता हूँ, ठीक है, पेपर ले लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज में हम दीवार में अगर स्टील की जगह पेपर यूज करेंगे तो वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, है ना? कोई बकवास सा स्टेटमेंट है ऑब्वियसली। पेपर कैसे यार, पेपर तो ऐसे थोड़ा सा उसको फूक मार दो तो फट जाता है ना? ठीक है, तो पेपर ऐसी हाँ पूरी पतली सी चीज है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो ये कैसे हो गया? ये ताना मारते हुए मैं उसको बोल रहा हूँ। किसी किसी को नहीं बोलते, एक सुखल है, सूखा हड्डी इंसान है, पूरा पतला दुबला सा, और उसको हम बोलते हैं देख कितनी मस्त बॉडी है यार तेरी, है ना? तेरे जैसे बॉडी तो किसी की नहीं, सब देख के फ्लैट हो जाएंगे, है ना? हम उसको आयरनी ये कर रहे हैं, ठीक है, मॉक कर रहे हैं उसको। तो यही है आयरनी, मतलब थोड़ा उसको नेगेटिव वे में उसको बोल के मतलब थोड़ा खिल्ली उड़ाना, है ना? ठीक है, समझ आया इंफॉर्मेटिव कैसे हुआ ये, है ना? ये सब गलत है, टिक क्यों मारा? चलो नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखो स्टील की बातें हो रही है भैया, है ना? पूरा स्टील का रामायण महाभारत सब लिखा हुआ है, तो ये सारे कट कट कट। रिसोर्सेस ऑफ स्टील, रिसोर्सेस ऑफ स्टील, अगर हम बोल रहे हैं रिसोर्सेस ऑफ स्टील तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा,
है ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टील के मतलब रिसोर्सेज़ जहाँ जहाँ से वो मतलब कैसे मिल रहा है, कैसे ये तो वो सब नहीं बताया। यहाँ स्टील की बातें हो रही है मतलब स्टील इंडस्ट्री किस-किस चीज़ में यूटिलाइज़ेशन हो रही है, कैसे-कैसे हम उसका क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो पूरा स्टील इंडस्ट्री के बारे में ये जो है सबसे एप्रोप्रिएट टाइटल होगा, है ना? चलो, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो कॉम्प्रिहेंशन है वो देखते हैं, ठीक है? तो क्या है सेंटेंस बाय सेंटेंस बाइफरकेट करते हैं है ना डिस्कवरी ऑफ अ न्यू बर्ड स्पीसीज हैज स्पार्क्ड एक्साइटमेंट अमंग ऑर्निथोलॉजिस्ट है ना ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं जो बर्ड्स की मतलब स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स ठीक है एंड बर्ड एंथुसियासिस्ट वर्ल्ड वाइड ठीक है डिस्कवरी मतलब क्या फाइंडिंग करना खोज करना स्पार्क मतलब एक इग्नाइटेड कर दिया ठीक है जगा जाग गए वो लोग है ना जगा गया वो जगाया गया ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब जो बर्ड्स के साइंटिस्ट एंथुसियासिस्ट मतलब पैशनेट पीपल ठीक है उत्साही लोग ठीक है ये अच्छे अच्छे वर्ड है तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ आपके एंथुसियासिस्ट ठीक है इसका मतलब क्या जो पैशनेट पीपल पैशनेट पीपल थोड़ा उत्साही लोग है ना उत्सुक लोग तो एक नए पक्षी प्रजाति की खोज ने दुनिया भर के मतलब जो जितने ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं जितने पक्षी वैज्ञानिक हैं और पक्षी प्रेमी हैं उनमें एक नया उत्साह जगा दिया है ठीक है द बर्ड नेम द सफायर विंग्ड वार्बलर ठीक है सफायर विंग्ड वार्बलर discovered in a remote tropical island's rainforest is a unique bird with vibrant blue feathers and a distinctive melodic song. ठीक है सबसे पहले देखो हम वर्ड्स को समझ लेते हैं एक तो रिमोट है रिमोट मतलब क्या जो मतलब थोड़ा डिस्टेंट थोड़ा दूर हो रिमोट मतलब थोड़ा विलेज टाइप का प्लेस हो सकता है ना तो ये बर्ड का नाम है ठीक है सफायर विंग वार्बलर मतलब ये क्या बोलते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं ठीक है डिस्कवर्ड इन ए रिमोट ट्रॉपिकल आइलैंड रेन फॉरेस्ट ठीक है ट्रॉपिकल मतलब रिलेटेड टू ये ट्रॉपिक्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहां पर हैवी रेन होते घना घना रेन होता हो है ना तो जहां पर बहुत ही ज्यादा मतलब रेन पाया जाता हो ठीक है रेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जहां पर मतलब बहुत रेन होता हो है ना हैवी रेन हैवी रेन होता हो ठीक है एक यूनिक बर्ड है यूनिक एक विशिष्ट एक वाइब्रेंट मतलब ब्राइट चमकदार कलर ठीक है डिस्टिंक्टिव मतलब यूनिक और मेलोडिक मतलब म्यूजिकल मेलोडिक मतलब क्या जैसे म्यूजिक म्यूजिक से रिलेटेड ठीक है मेलोडिक सॉन्ग म्यूजिकल ठीक है अच्छा सा मतलब वो डिस्टिंक्टिव मेलोडिक सॉन्ग तो उसके कंठ बहुत सुरीली है ना चलो ये सफायर विंग्ड वैबलर नाम के ये जो पक्षी है ना जो मतलब रिमोट एरिया में जो पाया गया है रिमोट आइलैंड में पाया गया है एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ठीक है तो ये बहुत ही चमकदार है इसके ब्लू फेदर्स हैं है ना और बहुत ही मेलोडिक मतलब इसकी कंठ बहुत अच्छी है ना बर्ड वॉचर्स एंड द नेचर enthusiasts have been flocking to the island in hopes to catch a glimpse of the elusive and captivating creature ठीक है कैप्टिवेटिंग मतलब जो आपकी इंटरेस्ट खींचे जो आपकी अटेंशन खींचे ठीक है कैप्टिवेटिंग इसका एक और वर्ड है फैसिनेटिंग ठीक है जो आपका मतलब आकर्षित करे ठीक है अट्रैक्टिव ठीक है अट्रैक्टिव ठीक है कि क्रीचर ग्लिम्स मतलब एक झलक ठीक है फ्लॉकिंग फ्लॉकिंग मतलब क्या गैदरिंग फ्लॉकिंग मतलब गैदरिंग लोग जो है मतलब दूर दूर से आ रहे हैं गैदर हो रहे हैं इसका एक झलक देखने के लिए ठीक है एक झलक पाने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं है ना The discovery of sapphire winged warbler highlights the importance of
प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। ठीक है, प्रिजर्विंग मतलब क्या, मेंटेनिंग, संरक्षण करना। ठीक है, प्रोटेक्टिंग मतलब उसको सेफ रखना, है ना। हैबिटेट्स मतलब नेचुरल होम जो होता है एनिमल्स के लिए, नेचुरल होम्स। हैबिटेट्स मतलब नेचुरल होम उनके लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Amidst the excitement surrounding the discovery of sapphire-winged warbler, researchers have embarked on a mission to uncover the bird's migratory patterns। ठीक है, मतलब amidst मतलब क्या, ठीक है, amidst मतलब अच्छा वर्ड है, इन द मिडिल ऑफ, इन द मिडिल ऑफ। ठीक है, amidst देखो यहाँ से पढ़ रहा हूँ, amidst the excitement surrounding the discovery of sapphire-winged warbler, researchers have embarked, ठीक है, researchers have embarked on a mission to uncover the birds migratory patterns। मतलब वो कैसे कैसे माइग्रेशन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो। embarked मतलब क्या, embarked मतलब स्टार्टेड होता है, embarked on, started, started, स्टार्ट, एक क्या स्टार्ट किया है, एक मिशन को स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके जो माइग्रेटरी पैटर्न्स है ना, माइग्रेटरी पैटर्न्स मतलब कहाँ कहाँ वो उड़ के जा रहा है, कौन से मौसम में कहाँ जा रहा है, कि उस चीज को स्टडी करने के लिए उसके मूवमेंट रूट्स। ठीक है, प्रवासी यात्रा के मार्ग। ठीक है, प्रवासी यात्रा, इसके मार्ग है। ठीक है, equipped with satellite tracking devices, they aim to trace the remarkable journey of the species across vast distances। equipped मतलब क्या, provided with, जो सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस, ये जो टूल्स हैं, जो मतलब सैटेलाइट्स है जो उसके जर्नी को मतलब वो ये कर दे, ट्रैक करते रहेगा, है ना। सैटेलाइट से ट्रैक करते रहेगा कि कहाँ कहाँ उड़ के जा रहा है भैया, है ना। रिमार्केबल मतलब हो जाता है नोटेबल, यहाँ कहीं लिख देते हैं, रिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब नोटेबल, नोटेबल। ठीक है, journey of the species across vast distances. By unraveling its migratory routes and stopover locations, scientists hope to gain insight into the challenges the sapphire-winged warbler faces during its arduous travels। तो ये बहुत ही अच्छा पैसेज है यार, इसमें बहुत अच्छे मतलब वर्ड्स वगैरह यूज हुए हैं। देखो सबसे पहले इसको और बाइफरकेट करता हूँ, यहाँ से देखो, बाय अनरेवलिंग। ठीक है, अनरेवलिंग यहाँ लिखते हैं, अनरेवलिंग। ठीक है, अनरेवलिंग, अनरेवलिंग मतलब क्या, डिस्कवरिंग, पता लगाना। ठीक है, पर्दा उठाना। ठीक है, डिस्कवरिंग, पर्दा उठाना, डिस्कवर करना, खोजना। अनरेवलिंग मतलब खोज करना, पता लगाना। ठीक है, तो इट्स माइग्रेटरी रूट्स, इसके जो कहाँ कहाँ उड़ के जाता है वो रूट सब, है ना। एंड स्टॉप ओवर लोकेशन, स्टॉप ओवर लोकेशन मतलब जहां जहां ये रुकता है ना, पानी वानी पीने के लिए रुका, है ना। कोई मच्छी दिखी इसको मस्त नदी में, है ना, सोचा कि चलो दावत थोड़ा कर लिया जाए, है ना। तो स्टॉप ओवर लोकेशन जहां जहां मतलब रुकता है ना, खाना वाना खाने के लिए या घूमने के लिए। साइंटिस्ट होप टू गेन इनसाइट, इनसाइट मतलब एक झलक, गेन इनसाइट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, इनटू द चैलेंजेस। ये उड़ते उड़ते मतलब जहां जहां जाता है क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है, क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या क्या मुश्किलें फेस करता है। ठीक है, ठीक है, फेसेस ड्यूरिंग इट्स आर्डुअस ट्रैवल, आर्डुअस, वोकेबुलरी में ऐड करते जाओ। ठीक है, ये सब वर्ड, आर्डुअस, आर्डुअस मतलब क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट मतलब ट्रैवल्स, इसके जो ट्रैवल की जो जर्नी होती है ना वो डिफिकल्ट होती है। ठीक है, ऑब्वियसली इधर उधर जा रहा है, इतने जगह मतलब वो घूम रहा है, तो इसकी जो ये कैसी होगी, ट्रैवल कैसी होगी, आर्डुअस होगी, डिफिकल्ट होगी, है ना, काफी डिफिकल्ट, काफी मुश्किलों, काफी चुनौतियों से भरा। चैलेंजिंग, ठीक है, चैलेंजिंग, ठीक है, चैलेंजिंग होगा, है ना। चलो भैया, ये हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं, द लोकल कम्युनिटी ऑन द ट्रॉपिकल आइलैंड हैज एम्ब्रेस्ड द न्यू फाइंड एवियन रेसिडेंट विद ग्रेट एंथुसियाज्म। ठीक है, तो लोकल कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी मतलब जो लोकल लोग, है ना, जो लोकल लोग वहाँ के मतलब नेटिव्स, है ना। एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड मतलब क्या हो जाता है, एम्ब्रेस्ड मतलब हो जाता है वेलकम करना,
ठीक है, एम्ब्रेस करना मतलब वेलकम करना, ठीक है, एम्ब्रेस्ड, वेलकम, वेलकम, ठीक है, एम्ब्रेस करना मतलब वेलकम करना, ठीक है, द न्यू फाउंड मतलब जो नई नई खोजी गई है, रिसेंटली जो फाउंड हुआ है, ठीक है, रिसेंटली जो खोजा गया है, एवियन रेसिडेंट, एवियन रेसिडेंट मतलब क्या, एवियन मतलब देखो, ये जो वर्ड है ना, एवी, एवियरी, एवियन, ऐसा कभी भी आपको दिखेगा ना, ए वी आई ए ऐसे स्टार्ट होते रहेगा ना, तो समझ लेना कि बर्ड से रिलेटेड है, बर्ड, 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 ठीक है, तो बर्ड रेसिडेंट, ठीक है, मतलब ये एवियन रेसिडेंट मतलब क्या, जो बर्ड, चिड़िया प्रजाति के जो रहने वाला, ये बोलने का मतलब है एवियन रेसिडेंट, ठीक है, मतलब चिड़िया का जो रहने वाला, मतलब बर्ड प्रजाति का जो पक्षी है जो रहने वाला है ना, विद ग्रेट एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म मतलब उत्साह, एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट, ग्रेट एंथुसियाज्म, मतलब सॉरी, एक्साइटमेंट है ना, एक उत्साह, जोश, ठीक है, efforts are underway to raise awareness about the importance of conservation and to create protected areas that ensure the continued existence of the exquisite species, ठीक है, ये क्या है, efforts are underway, मतलब efforts मतलब क्या, efforts मतलब है जो, मतलब तुम लगा रहे हो, attempts, जो कोशिशें, जो प्रयास, है ना, वो बोला जाता है अटेम्प्ट्स, ये सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स, तुम जो एफर्ट मार रहे हो एग्जाम निकालने के लिए, है ना, अटेम्प्ट्स मार रहे हो, है ना, समझ रहे हो ना, और अंडर वेदर रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, रेज अवेयरनेस करना मतलब क्या, स्प्रेड करना, नॉलेज को स्प्रेड करना, रेज अवेयरनेस मतलब नॉलेज को स्प्रेड करना अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन एंड टू क्रिएट प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, और क्रिएट प्रोटेक्टेड एरियाज, तो ये चिड़िया के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएट करने चाहिए, है ना, सेफ जोन्स, प्रोटेक्टेड एरिया मतलब हो जाएगा सेफ जोन्स, सेफ जोन्स क्रिएट करने पड़ेंगे, सुरक्षित क्षेत्र क्रिएट करना पड़ेगा, दैट एंश्योर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, ताकि देखो क्या होता है, ये ऐसे टाइप के ना बर्ड्स सब एग्जिस्ट हो जाते हैं भैया, ठीक है, एग्जिस्ट हो जाते हैं ये लोग, ठीक है, एग्जिस्टेंस मतलब यहाँ भी इसका जो प्रेजेंस, ठीक है, बहुत सारे बर्ड सब हैं वो विलुप्त हो गए, ठीक है, तो इनका जो मतलब कंटिन्यूअस ये रह सके अच्छे से, तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए, एफर्ट मारना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उनको हमें बचाना चाहिए ऑफ द एक्जिक्वाइट स्पीसीज, एक्जिक्वाइट स्पीसीज मतलब क्या हो जाएगा, एक्जिक्वाइट स्पीसीज मतलब ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर, ठीक है? बहुत सारे जो बर्ड्स है वो ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत ही सुंदर, जो देखने के लिए ये हो, अच्छा मैंने यहाँ एग्जिस्ट क्या ही बोल रहा हूँ ना, एक्सटिंट, एक्सटिंट, ताकि ये बर्ड एक्सटिंट ना हो जाए, है ना, सॉरी फॉर दैट, मैं ये वर्ड देख के मैं एग्जिस्ट एग्जिस्ट बोल, एक्सटिंट ना हो जाए, ठीक है, एक्सटिंट मतलब क्या, एक्सटिंट मतलब हो जाता है जो, मतलब वो पूरी उसकी प्रजाति खत्म हो जाए और बर्ड हो ही ना, है ना, तो इसकी एग्जिस्टेंस के लिए हमें, इसकी जो मतलब एग्जिस्टेंस मतलब जो प्रेजेंस है, इसकी जो मतलब इसके जो क्या बोलते हैं जनरेशन इसके चलते रहे, ताकि तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए ताकि ये एक्सटेंड ना हो जाए, है ना, ऑफ द एग्जिक्वाइट स्पीसीज, ब्यूटीफुल, जो देखने की आकर्षक हो, एग्जिक्वाइट मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर, आकर्षक, ठीक है, चलो क्वेश्चन लगाते हैं भैया अभी, ठीक है, पूरा हमने देखो इसको बाइफरकेट कर लिया, एक बार आपको एक, ये तो मैंने इतना टाइम लेके इसीलिए समझाया ताकि आपको भी समझ आए, है ना, ये तो एक रीडिंग में हमें इसको स्कैन करना है, ठीक है, अच्छे से पूरा, और फिर आंसर करना है, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, तो ये क्या किसके बारे में बोल रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये बर्ड के बारे में स्पेसिफिकली बोला जा रहा है, ये बर्ड के बारे में, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन फटाक से काट दो, फट फट काट दो एकदम, ये बर्ड का नाम नहीं है, फट से काट दो, ठीक है, उसके बाद ये दो, ये में देखो, ये जो अभी हमने पैसेज पढ़ा, वहां हमने क्या सीखा,
हमने सीखा कि साइंटिस्ट लोग जो हैं, वो लोग क्या ट्रेस कर रहे हैं, वो लोग क्या देख रहे हैं, उसका जो माइग्रेटरी पैटर्न्स देख रहे हैं, है ना? कहाँ-कहाँ उड़ के जा रहे हैं, वहाँ जीपीएस-वूपीएस लगा रहे हैं, है ना? ट्रैकिंग कर रहे हैं उसका, है ना? उसके जर्नी को देख रहे हैं। तो ये उसके फीचर्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। उसके फीचर्स मतलब अगर उसके पंख ऐसे हैं, वो इतनी स्पीड से उड़ सकता था, ऐसे-ऐसे कुछ बोलता, तो ये सही होता, ठीक है? स्पीड से उड़ सकता है, इतनी स्पीड उसकी चोंच ऐसी है, तो उसके बारे में नहीं बोला गया है। ये उसकी सुंदरता के बारे में बोला गया है और उसकी जो जर्नी में जो बाधाएँ आती है ना, जो आर्डुअस ट्रैवल वो करता है, उसके बारे में बोला गया है। कहाँ-कहाँ वो रुकता है, स्टॉप ओवर लोकेशंस, ये सब के बारे में बताया गया है। तो ये एलिमिनेट कर दो फिर, ठीक है? फीचर्स नहीं, ये माइग्रेटरी पैटर्न्स है, ठीक है? माइग्रेटरी जो जर्नी है उसका, है ना? ट्रैवल्स है उसका, जो पैटर्न है उसका, वो उसके बारे में बताया गया, ठीक है? ऐसा और एलिमिनेशन करना है। एक बार डीप अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है, ठीक है? जो हमारे हमको पैसेज मिला है, जो कॉम्प्रिहेंशन हमको मिला है और फटाक से बिना उसके बाद और रीडिंग किए फटाक-फटाक क्वेश्चन को लगाते जाना है, ठीक है? हमने पढ़ लिया इसको अभी। Which statement best reflects a fact mentioned in the given passage? ठीक है? अभी एक ऐसा फैक्ट बताओ जो पैसेज में दिया गया है, ठीक है? बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ फैक्ट। The sapphire winged babbler is the largest bird species in the avian kingdom. ऐसा कहीं बोला गया है? अभी हमने पैसेज पढ़ा। ये सबसे लार्जेस्ट बर्ड है ऐसा तो नहीं बोला गया। सुंदर बर्ड है बोला गया, ब्लू फेदर्स वगैरह के बारे में बोला गया था, वो मान सकते हैं। तो ये खटाक से काट स्कूल्स ऑन द आइलैंड ऑर्गेनाइज एनुअल बर्ड वाचिंग कॉम्पिटिशन। स्कूल वूल के बारे में कहीं बोला गया कि हमारे स्कूल में ये बर्ड कॉम्पिटिशन ऐसा होता है, तुम है ना अपना तोता लेके आना, मैं अपना मैना लेके आऊंगा। ऐसा कुछ था नहीं था, तो भैया फटाक से काटो, ठीक है? द सफायर विंग्ड बैबलर इज द ओनली बर्ड स्पीसीज ऑन द ट्रॉपिकल आइलैंड। ऐसा बोला गया क्या ये सिर्फ इकलौता बर्ड है? नहीं, ये बोला गया कि इसको बचाना है हमें, है ना? इसको हम एक ताकि ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए, तो इसका एग्जिस्टेंस को हमें कंटिन्यूएशन पे लेके जाना है क्योंकि ये बहुत ही एक्सक्वाइसाइट है, ठीक है? ऐसा बोला गया है। तो ये सिर्फ इकलौता बर्ड तो नहीं है, बाकी दूसरे बर्ड्स भी होंगे लेकिन देखने में बहुत सुंदर है, ठीक है? तो ये भी खटाक से काटा। ये रिसर्चर्स आर यूजिंग सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस टू स्टडी द बर्ड्स माइग्रेटरी पैटर्न्स। तो सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइस जो जीपीएस वगैरह कुछ-कुछ लगा रहे हैं ताकि इसका माइग्रेटरी पैटर्न्स अगेन इट इज टेलिंग अबाउट द माइग्रेटरी पैटर्न्स ऑफ द बर्ड, ओके? इट्स आर्डुous ट्रैवल्स, ओके? एंड इस जर्नी जर्नी ये सब जो वर्ड है ना देखो, ट्रैवल, इसकी जर्नी, ठीक है? और माइग्रेटरी माइग्रेटरी पैटर्न्स, ठीक है? ये सब ये जो वर्ड है ना 3-4 वर्ड है, इसी के ऊपर तुम्हारा ये पैसेज के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सही है। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, ऑप्शन एलिमिनेशन करो, हो जाएगा भैया। कॉम्प्रिहेंशन क्या फिर बच्चों का खेल है समझ लो, ठीक है? फिर क्या पूछा है? बोला एंटोनिम बताओ स्टेयर का। एंटोनिम बताओ स्टेयर का। स्टेयर मतलब क्या? स्टेयर मतलब होता है घूरना, कंटिन्यूअस घूरे जा रहे हो किसी को, है ना? किसी किसी महिला को घूरे जा रहे हो तुम, है ना? चप्पल से मार खा जाओगे अभी। ठीक है? समझ लो कि कोई किसी को कंटिन्यूअस घूरे जा रहा है, एकदम देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे। और एक होता है वो वर्ड ग्लिम्प्स, ग्लिम्प्स, ठीक है? ग्लिम्प्स मतलब क्या है? एक झलक, झलक दिखला जा, ठीक है? तो एक झलक को बोल देते हैं ग्लिम्प्स, ठीक है? एक छोटा-सा मतलब नज़र, एक छोटी-सी नज़र, है ना? अलाउद्दीन खिलजी को वो मिरर में दिखाया गया था ना पद्मावती का एक छोटा-सा झलक, एक ग्लिम्प्स, अ ग्लिम्प्स वाज़ शोन टू हिम, ओके। सो ये स्टेयर का ऑपोज़िट एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्लिम्प्स हो जाएगा भैया, हाँ? आर्डुousनेस जो डिफिकल्टीज़, आर्डुousनेस मतलब क्या? डिफिकल्टीज़, ठीक है? वो नहीं, वाइब्रेंसी, वाइब्रेंसी मतलब क्या? जो चमकदार एकदम था क्या कुछ? ठीक है? स्टेयर घूरना को तुम चमकदार बोलोगे? नहीं, ठीक है? एक्साइटमेंट, ठीक है? तुमको कोई घूर रहा है और एक्साइटमेंट नहीं, नहीं, ठीक है? नहीं, ग्लिम्प्स है ना? एक छोटा-सा झलक। चलो नेक्स्ट। तो इसका अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन बी मेड? क्या इन्फरेंस तुम बोल सकते हो इसके बारे में? क्या मतलब तुम्हारी राय क्या दे सकते हो? क्या बोल सकते हो? कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो?
पहले रॉन्ग स्टेटमेंट देखते हैं, फिर राइट वाला देखेंगे, है ना? The sapphire-winged warbler is an aggressive and terrestrial bird species. ये वल्चर वल्चर का डिस्क्रिप्शन दे दिया है, ठीक है? जैसे बहुत ही गुस्सैल वर्ड है, ऐसा बोला गया है कहीं भी? नहीं बोला गया है ना? तो वर्ड देखो भैया फटाक से काट दो, उसके बाद मतलब समझना ही नहीं है और क्या है। ये वर्ड है, ये वर्ड कहीं भी तुमने देखा नहीं है, तुमको उसके मतलब ब्यूटी के बारे में बताया गया है, ठीक है? उसके ब्यूटी के बारे में बताया गया, उसके ट्रैवल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है? मैं बोला ना ट्रैवल्स, माइग्रेटरी और एक वर्ड था जर्नी, ये 3 वर्ड पे तुम्हारा पैसेज खत्म हो जा रहा है। कि इतना जो रामायण महाभारत लिखा है ना भाई कुछ नहीं है। ये ट्रैवल्स, जर्नी और माइग्रेटरी, ठीक है? ये 3 वर्ड की वर्ड है, इसको चुन लो, सारे क्वेश्चन हो गए तुम्हारे सॉल्व, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या है? कंजर्वेशन एफर्ट्स आर सोली फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग द सफायर विंड वार्बलर। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स आर सोली मतलब सिर्फ सिर्फ इसी पे ही फोकस किया जा रहा है सिर्फ, ऐसा तो नहीं है, है ना? ऐसा तो नहीं है, टाइगर्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है, बहुत सारी वर्ड्स, राइनोसेरस को भी किया जा रहा है, ठीक है? और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स को भी बचाने के लिए किया जा रहा है ना, जो सुंदर है देखने के लिए, जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। तो सिर्फ इसको तो नहीं किया जा रहा है और ये पैसेज से रिलेटेड नहीं है। क्या बोला गया है? बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज, ये पैसेज में जो दिया हुआ है वो बता भाई। बकवासबाजी नहीं। तो ये सिर्फ इसके बारे में नहीं बोला जा रहा है, इसके बारे में, लेकिन सिर्फ इसके बारे में नहीं बोला जा रहा है। ये तो गलत। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, पैसेज क्या बोलना चाह रहा है, कि पैसेज तुमसे बात कर रहा है ना, ठीक है? द साइंटिफिक कम्युनिटी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडिंग एवियन स्पीसीज। देखो, अगर साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो इंटरेस्ट खो देता, ठीक है, बर्ड्स को पढ़ने में, एवियन स्पीसीज को पढ़ने में, तो ये बर्ड्स की बात होती क्यों? ये पैसेज दिया ही क्यों रहता? इसलिए खटाक से इसको काट देने का। अब जो बचा है उसको आँख बंद, आँख, मुँह, नाक, कान सब बंद करके टिक मार दो। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक ही सही है। द डिस्कवरी ऑफ सफायर विंग्ड वैबलर हैज़ स्पार्क्ड ग्लोबल इंटरेस्ट इन द बर्ड वाचिंग। देखो, ये पहले में ही तुम्हारा एक स्पार्क्ड एक्साइटमेंट देखो, ठीक है? अमंग द ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड बर्ड एंथुसियास्ट वर्ल्ड वाइड। ये पहले ही बोला गया है ना? तो ये स्पार्क्ड ग्लोबल इंटरेस्ट, ये वर्ड देखो और मारो, ये की वर्ड्स है भाई, ठीक है? देख के काट सकते हो। चलो नेक्स्ट, अभी एक नया पैसेज, तो ये है अपना पैसेज, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। On woody plants known as vines, luscious, smooth-skinned berries called grapes grow in dense clusters. ठीक है? तो ये सेंटेंस का भी देखो हम थोड़ा बाइफरकेट करेंगे और समझेंगे कैसे क्या इसको ये कर सकते हैं, ठीक है? वुडी प्लांट्स मतलब क्या? जिसके मतलब जो स्टेम्स वगैरह है ना, बार्क्स वगैरह, जो तना जो है वो मजबूत हो, लकड़ी वाले पौधे, ठीक है? वुड्स जिसमें हो बड़े बड़े, जैसे बरगद का पेड़ हो गया, ये सब है ना? तो वुडी प्लांट्स। वाइन्स मतलब क्या हो गया? वाइन्स मतलब वो ये हो गया जैसे तुम्हारा पंपकिन का, ठीक है? क्लाइंबिंग प्लांट्स, क्लाइंबर्स बोलते हैं ना इनको, जो चढ़ते हैं, ठीक है? ये सब हो गए। फिर बेलन भी बोलते हैं इसको, है ना? लशियस, लशियस मतलब क्या हो जाता है? लशियस, ये अच्छा वर्ड है लशियस। लशियस मतलब हो जाता है जो रसीला हो, जूसी हो, टेस्टी हो, डिलीशियस हो, ठीक है? डिलीशियस हो, इसको हम लशियस बोल देते हैं, ठीक है? लशियस। स्मूथ स्किन, स्मूथ स्किन मतलब स्मूथ हो, सरफेस स्मूथ हो, है ना? स्मूथ स्किन। बेरीज, बेरी क्या होता है? बेर। डेंस क्लस्टर, डेंस क्लस्टर मतलब जो टाइटली पैक्ड हो, कि जो टाइटली पैक्ड हो, घने गुच्छे हो। अंगूर के गुच्छे कैसे होते हैं? घने होते हैं, डेंस क्लस्टर्ड होते हैं, है ना? और ठीक है, तो लकड़ी वाले पौधे जो मतलब ये क्लाइंबर्स कहलाते हैं ना, इन पर जो मतलब लशियस, जो स्मूथ स्किन रहते हैं, जो बेरीज वगैरह रहते हैं, है ना? तो इनकी बातें हो रही है ना? वुडी प्लांट्स, इनकी बातें हो रही है, ठीक है? गुच्छे में जो रहते हैं। इन पर्टिकुलर ग्रेप्स आर ग्रोन इन फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, चाइल्ड, रोमानिया, जॉर्जिया, साउथ अफ्रीका एंड कैलिफोर्निया, ऑल ऑफ विच हैव वार्म समर्स एंड मॉडरेट विंटर्स। तो ये एक स्पेसिफिक ईयर में उगते हैं,
एक स्पेसिफिक सीजन में या फिर स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर में उगते हैं, ठीक है? एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में उगते हैं, तो जहाँ मतलब क्या वार्म समर्स रहती है, ठीक? हॉट समर रहती है, ठीक है? और मॉडरेट विंटर, विंटर जो रहती है मतलब वो मॉडरेट रहती है, ठीक है? उतनी नहीं पड़ती, ठीक है? तभी तो ये मतलब कैक्टस वगैरह, है ना? कैक्टस वगैरह कैसे रहते हैं? ऐसा ये कैक्टस है, इसमें कैसे पॉइंटेड पॉइंटेड ये रहते हैं सब, टॉम एंड जेरी वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है? एक बोलने वाला कैक्टस भी होता है ना, ठीक है? इसको हम लोग गमले में रख देते हैं तो अलग ही जैसे बन जा रहा है ना, ऐसे ऐसे कैक्टस रहता है ना, कैक्टस का पौधा, ठीक है? तो ऐसा रहता है, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? इन पर्टिकुलर ग्रेप्स आर ग्रोन, ये हो गया। ये टेबल ग्रेप्स आर लार्जर एंड स्वीटर ग्रेप्स। जो टेबल ग्रेप्स है ना वो बड़े रहते हैं, ठीक है? स्वीटर ग्रेप्स है जो मीठे अंगूर रहते हैं उससे, दैट आर इंटेंडेड फॉर फ्रेश कंजम्पशन। टेबल ग्रेप्स मतलब ग्रेप्स फॉर मतलब वो टेबल ग्रेप्स मतलब वो जो खाने के लिए जो मतलब रखे गए हैं ना, ताज़ा खाने वाले अंगूर, ठीक है? वो लार्जर रहते हैं, बड़े रहते हैं, स्वीटर रहते हैं, मोर जिसमें चीनी हो, मीठा हो। इंटेंडेड मतलब मेंट, ठीक है? इंटेंडेड मतलब मेंट, ठीक है? निर्नियति, ठीक है? फ्रेश कंजम्पशन मतलब ताज़ा-ताज़ा हम खा सकते हैं जिसको, ठीक है? तो टेबल ग्रेप्स मतलब जो होते हैं वो बड़े होते हैं, मीठे होते हैं और ताज़ा होते हैं खाने के लिए, है ना? टू क्रिएट वाइन 80% ऑफ द ग्रेप्स आर क्रश्ड। देखो, अभी सबको खुशी मिल गई होगी, है ना? टू क्रिएट वाइन, वाइन बनाने के लिए 80% जो ग्रेप्स है उसको क्रश किया जाता है, ठीक है? क्रश मतलब वो कुचलना, है ना? द फर्मेंटेशन प्रोसेस टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, जो केमिकल प्रोसेस, एक रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है? फर्मेंटेशन प्रोसेस जो रासायनिक प्रक्रिया है वो बनाता है ग्रेप्स को वाइन, ठीक है? तो घर में ट्राई मत करना। टू मेक रेजिन्स ग्रेप्स मस्ट आल्सो बी ड्राइड। तो रेजिन्स, रेजिन्स मतलब होता है किशमिश, ठीक है? तो रेजिन्स मतलब किशमिश, ठीक? सुखा के अंगूर को बनाते हैं ना। ड्राइड मतलब डिहाइड्रेटेड, ठीक है? उसका जितना पानी है वो निकाल देना, है ना? ग्रेप्स राइपन इन द एरिया ऑफ कैलिफोर्निया इन अगस्त। तो ग्रेप्स जो है वो पक जाते हैं कब? कैलिफोर्निया में पक जाते हैं अगस्त के महीने में, है ना? राइपन मतलब पक जाते हैं, ठीक है? दे आर कट फ्रॉम द वाइन्स एंड लेफ्ट ऑन ट्रेस टू ड्राई फॉर 2 to 3 वीक्स। तो देखो उन लोग को कट कर दिया जाता है, दे आर कट फ्रॉम द वाइन्स, वो जो झाड़ से काट दिया जाता है और ट्रे में ऐसे सुखाने के लिए डाल देते हैं, ठीक है? ऐसे अंगूरों को सुखाने के लिए ऐसे 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 डाल देते हैं, वो सूख जाता है, जब 2-3 हफ्ते के लिए सूख जाता है तो वो किशमिश बन जाती है ना? तो वो क्या बन जाती है? किशमिश बन जाती है ना? फिर सो टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू रेजिन्स, दे आर फर्दर कुक्ड एंड स्टीप्ड इन पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स। तो इसीलिए मतलब उन्हें किशमिश में बदलने के लिए उन्हें और थोड़ा पकाया जाता है, विशेष उपचारों में मतलब भिगोया जाता है और उसको पकाया जाता है, ठीक है? पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स उनको थोड़ी दी जाती है ना? स्टीप्ड मतलब क्या, यहाँ वर्ड अच्छा है, स्टीप्ड मतलब हो जाता है सोक कर दिया जाता है, सोक, SOAKED, ठीक है? सोक, स्पंज जो होता है जैसे सोक लेते हैं ना वैसे सोक, ठीक है? चलो नेक्स्ट देते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडीज 1 एकड़ ऑफ ग्रेप्स कैन मेक रफली 15,000 ग्लासेस ऑफ वाइन्स ऑन एवरेज। तो 1 एकड़ खेती में जो जितने मतलब अंगूर के गुच्छे लगे रहेंगे, सॉरी अंगूर के पेड़ लगे रहेंगे ना, वो 15,000 ग्लासेस ऑफ वाइन बना सकते हैं। देखो तो भैया अंगूर की खेती करो और क्या कर रहे हो, पीने में मिलेगा, है ना? और बेच के अमीर भी हो जाओगे, वाइन सबसे महंगी होती है। Grapes of the Thompson Flame, Ruby, Perlet and Toki varieties are popular। ये जो इतने सारे varieties है ना, varieties मतलब प्रकार, popular मतलब जो well liked हो, जो प्रसिद्ध हो सबसे, है ना? तो ये थॉमसन, फ्लेम, रूबी, परलेट, देखो भाई सब नाम नोट कर लेंगे, है ना? जब जॉब पे लगेंगे तो सब लेंगे, है ना? ठीक है चलो क्वेश्चन देखते हैं अभी, है ना? देखो इजी सा था, बहुत इजी था ये, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द फर्मेंटेशन प्रोसेस डू? ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस ही क्या करता है? टर्न्स ग्रेप्स इनटू रेजिन्स, रेजिन्स में बदलता है? नहीं, रेजिन्स में नहीं बदलता। मेक्स ग्रेप्स लार्जर, अंगूरों को ज्यादा बड़ा कर देता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्रशेस द ग्रेप्स, नहीं भैया, क्रशेस तो हम पाँव से कुचलते हैं ना इसको ड्रम में भर भर के, ठीक है?
टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन, ये हुआ ना बात। वाइन बनाने में मदद करता है, फर्मेंटेशन, ये केमिकल प्रोसेस है एक, है ना? वो केमिकल प्रोसेस क्या करता है इसको, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस जब किया जाता है तो वो वाइन में तब्दील हो जाता है। जितनी पुरानी वाइन उतना अच्छा टेस्ट, ठीक है? एन्जॉय करो इसको। तो क्या बोला गया, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑन द पैसेज सिलेक्ट द मोस्ट बेस्ट वर्ड डिस्क्राइब लशियस। देखो लशियस मैंने अभी यहीं पहले बताया, लशियस, लशियस देखा, लशियस, लशियस का मतलब क्या, जूसी, टेस्टी, डिलीशियस, है ना? तो खाने में मतलब मजा आ जाए एकदम। ठीक है, तो देखो जूसी, जूसी ही दिया है ऑप्शन में, फटाक 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 से काट देना। देखो यही होता है कि बाइफरकेट करके पढ़ना, लेकिन इसको थोड़ा तेजी से करना पड़ेगा आपको, विद इन मिनट्स कर सकते हो, है ना? एक स्कैनिंग, एक इंग्लिश में ना एक ये होता है, एक टूल बोल सकते हो, एक टूल, दो टूल्स होते हैं, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। ठीक है, इसको मतलब क्विक रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पे आप अगर महारत हासिल कर लोगे ना, हो जाएगा भैया, बन जाओगे आप, है ना? उस दिन बन जाओगे आप। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच रीजन डू ग्रेप्स राइपन इन अगस्त? सिंपल सा, अभी कैलिफोर्निया हमने अभी पढ़ा था, देखो कैलिफोर्निया, एरिया ऑफ कैलिफोर्निया इन अगस्त। ठीक है, एरिया ऑफ कैलिफोर्निया इन अगस्त, कैलिफोर्निया। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको फटाक से क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये है करके, है ना? इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब फटाक से आप ये कर सकते हो उसको, आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, है ना? हिट कर जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, सबसे अप्रोप्रिएट टाइटल के किस चीज के बारे में बोला जा रहा है भैया? अंगूरों के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन देखो सारे में ये अंगूर से ये बोल दिया गया है। तो अभी देखो ग्रेप्स एंड द एंड वर्ल्ड, तो ये थोड़ा सूट नहीं कर रहा है ना, ग्रेप्स और दुनिया उसके बारे में नहीं बोल रहा है, ठीक है? तो इसको काट सकते हो। वाइन मेकिंग, वाइन मेकिंग इंडीड इज द प्रोसेस explained in the passage, but it is not only the process which is explained in the passage, है ना? सिर्फ यही एक्सप्लेन तो नहीं किया गया है, इसके साथ साथ और भी चीजें बताई गई है, जैसे कैलिफोर्निया में ये पकता है और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उस हिसाब से ये भी सही होना चाहिए, फोर्थ नंबर, है ना? लेकिन ये सही नहीं होगा क्योंकि सिर्फ इसके बारे में नहीं बताया गया, तो ये गलत हो जाएगा। वैराइटीज ऑफ ग्रेप, वैराइटीज ऑफ ग्रेप तो बस लास्ट में थोड़ा सा बताया गया है। अगर वैराइटीज ऑफ ग्रेप्स होता तो उसके, ये जो थॉमसन है, ये जो फ्लेम है, ये जो रूबी है, ये जो पर्लेट है, इसके बारे में थोड़ा और भी डिटेल्ड वे में बताया गया रहता, है ना? और डिटेल्ड वे में बताया गया रहता तो हम क्या करते, खाता पेन पकड़ के भैया नोट करते और बना डालते, है ना? बेच के अमीर बन जाते। ठीक है, तो चलो ये भी गलत हो जाएगा। ग्रेप्स एंड इट्स यूजेस, देखो ग्रेप्स और उसके यूजेस, कब पकता है, कैसे बनाते हैं, टू क्रिएट 80% ऑफ ग्रेप्स, 80% ग्रेप्स को ये किया जाता है, कहाँ उगता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताया गया है ना? तो इसीलिए ग्रेप्स एंड इट यूजेस इज द appropriate title for the passage. Okay, so we have done all the questions. I hope ki you have understood all the questions, you have understood the comprehension part, and most importantly, trust your gut. Most importantly, this is a language, okay? You have to learn how to communicate first. If you learn how to communicate, because while learning Hindi, you never learned the grammar first. You always learned how to speak. एक बार अगर बोलना सीख गए तो भाई ये सब क्या है यार, देखो अब मैं बोला ना कल ही कि 60% आप चीजें इसी से सीख जाओगे। मतलब एक बार आपको आइडिया हो गया, थोड़ा मूवीज देख रहे हो, और ये धीरे धीरे आएगा, लेकिन एक बार अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो ना, जब आप कोई भी मूवी देख रहे हो, वेब सीरीज सब देखते ही होंगे भाई, वो उसको ना अगर हॉलीवुड वाला है तो उसका इंग्लिश में देखो और सबटाइटल्स लगा के देखो, है ना? देखो उसको, तब होगा, तब वैसे ही होगा, है ना? धीरे धीरे होगा। 60% चीज आप वैसे ही क्लिक कर जाओगे, बाकी थोड़ा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हम ग्रामर वगैरह सब भी आते हैं, तो उससे ही हिट होगा। ठीक है? जैसे टेंसेस वेंसेस का आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप एकदम अम्मा बजा दोगे एकदम इंग्लिश की, है ना? तो इसकी अब मैं भी नहीं बोलूँगा कि मुझे पूरा 100% बहुत आता है भई, है ना? एकदम ब्रिटिशर्स लोग को टक्कर दूँ, नहीं। मुझे भी इतनी डिसेंट अमाउंट इंग्लिश आती है कि भैया एसएससी जैसे एग्ज़ाम तो क्रैक हो ही जाएँगे, है ना? तो चलो भाई, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो ज़रूर से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब किए बगैर तो जाइए ही मत, है ना? ठीक है? कैसा लगा आपको वीडियो? ज़रूर से बताइएगा।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम कोई और टॉपिक करेंगे, ठीक है? और डेली हिंदू एडिटोरियल को ज़रूर से देखते रहिए, है ना? हिंदू एडिटोरियल, इसको तो ज़रूर से देखिए भाई। इसमें आपको इतनी चीज़ें सीखने मिलेंगी ना, वोकैब आपका एकदम तगड़ा वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एकदम ना। इसमें हम डेली 10 वोकैब भी करते हैं, तो ज़रूर से देखिए। और योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।